मेरा नाम अभय वानखेड़े है। मैं पहले छिंदवाड़ा में रहता था। पूना पूना नहीं, छिंदवाड़ा मतलब मध्य प्रदेश में ही है, नागपुर के पास का है। हाँ, नागपुर। वहाँ रहता था और अभी लगभग 7-8 साल से यहीं पर हूँ। और मूलतः लगता है कि हमने बहुत असामान्य जिंदगी जीने का डिजाइन था पहले, लेकिन जैसे जैसे सामान्य जिंदगी के नियम समझ में आए, आदमी के जीने के नियम समझ में आए कि आदमी आदमी के साथ ही जी के खुश हो सकता है, ये समझ में आया, तो लगा इसके लिए प्रयास तो हमको अपने लिए ही करना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारी है। तो इसके सारे प्रयास हम खुद करें तो ये ज़्यादा ईमानदारी है अपने प्रति, और यही मुझे लगता है कि जीने की पवित्रता है। आप पहले क्या काम करते थे वहाँ? मैं भैया कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, तो थोड़ा बहुत स्किल था, लेकिन वही सब केमिकल डालने वाला स्किल। लेकिन अब आज समझ में आता है कि नहीं। अच्छा, आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं? वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमारी काफ़ी बनी थी। अच्छा। मैं भी एग्री के बैकग्राउंड से हूँ थोड़ा थोड़ा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस मैंने किताबों से नहीं पढ़ा है। हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छी बात। तो एक चीज़ मुझे पूछनी है आपसे जी। आप एग्री बैकग्राउंड से हैं, केमिकल बैकग्राउंड से, पर जब आप वो कर रहे थे तो क्या आपको ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक बढ़िया है, या आपको यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा? उसके पहले ये भास तो था कि ये कुछ जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा। क्योंकि केलों को पकते हमने देखा था, और हमने क्योंकि कृषि वैज्ञानिक है तो पहले किसान आता था उत्पादन कैसे बढ़ाए ये पूछने के लिए आता था। बाद में वो हमको ये नहीं पूछता था उत्पादन कैसे बढ़ाना है, वो कहता उत्पादन है, अब मुझे मुंबई या दिल्ली ले जाना है, इसमें 4 दिन लगेंगे, तो कौन से केमिकल में डुबा के ले जाऊं कि खराब नहीं होगा, इसका रंग अच्छा रहेगा। तो तब हमको ऐसा लगने लगा था कि ये जो पागलपन बढ़ रहा है ना, ये उत्पादन बढ़ाने का या ज़्यादा पैसा कमाने का, तो ये आदमी के स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल घातक होते जा रहा है। कौन से केमिकल में डुबाऊं जिससे वो शेल्फ लाइफ बढ़ जाए उसकी? जी जी जी। बाप रे, लगभग आधे से ज्यादा फल। और वो केमिकल जो होते थे वो कैंसर वाले टाइप के होते थे? वो केमिकल मूलतः सब्जियों या फलों के उपयोग के लिए होते ही नहीं है। वो किसी तरह के या तो फंजीसाइड होते हैं, जैसे अंगूर भी जो आ रहा है पूरा केमिकल में डिप करके आता है। अच्छा। तो लगभग काफी सब्जियों को चमकते हैं वो, जितना ज्यादा केमिकल उतना ज्यादा चमकता है। बिल्कुल। ये उत्पादन से चमक होती है, ऑर्गेनिक खेती करने से, या उसमें जो मूल जितने तत्व चाहिए वो पैदा करने के लिए वो सारे तत्व होते तो सब्जी में चमक होती है। अब वो नहीं डाल के हम कुछ 2-3 तत्व डाल रहे हैं तो चमक होती नहीं है। तो ये केमिकल की चमक या वैक्स की चमक, वैक्स नहीं है तो सिंथेटिक चीजें मिलाई जाएगी, तो वो सारी चीजें मिलाने का दिखने में तो अच्छे दिखते थे, लेकिन गुणवत्ता उसकी नहीं थी। तो जब विद्या की पकड़ समझ में आई तो उसके बाद तो बिल्कुल आर पार हो गया कि ये प्रकृति के बिल्कुल विपरीत हम खेती करना सिखा रहे हैं। तो उसी समय एक अच्छा अवसर है कि पूरा पीएचडी करने का जो अवसर मिला इसी बात पे किया कि देशी तकनीकी ज्ञान का क्या महत्व है। ये आपने इसमें पीएचडी किया आपने? जी। अरे वाह। तो विद्या में आने का पहला प्रभाव यही रहा। मैं पहला पीएचडी को मिल रहा हूँ। अब तक मैं 6 साल से घूम रहा हूँ पूरे भारत देश में। पूरे देश में मैंने कहा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, इतना अच्छा तकनीकी। ऑर्गेनिक पद्धति या वैदिक पद्धति के ऊपर पीएचडी की है। पीएचडी इसी बात पे है। आप यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ हेड वैज्ञानिक थे, और वहीं रहते हुए हमने। और आपने पीएचडी करने के बाद वो वैज्ञानिक मतलब वो पोजीशन मिली है ना आपको? पोजीशन पहले से थी, वो प्रमोशन मिलते रहते हैं प्रक्रियागत। तो ये पीएचडी आपने पैरेलल काम के साथ की क्या? काम के साथ। वाह वाह वाह। क्योंकि जब मुझे समझ में आया कि नहीं, तो अभी आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछने हैं। आपने जो पीएचडी की जी, उसमें मोनोक्रॉपिंग मल्टीक्रॉपिंग का कंसेप्ट क्या बताया, समझा आपने? ठीक। तो मेरा पूरा पीएचडी वो रहा जो हमारी परंपरागत पद्धतियां हैं उसमें हमेशा मल्टी क्रॉपिंग रहा है। एक ही खेत में 4-4, 5-5 तरह की फसलें लगाई जाए साथ में। हाँ, ये हमारी परंपरागत खेती हुआ करती थी। अब हुआ ये कि जैसे जैसे विकास क्रम में आए तो हमने मोनोक्रॉपिंग पे आ गए। उसके बाद और पागलपन बोलता हूँ इसको मैं, और पागलपन। इसमें मुझे एक प्रश्न बीच में है, बिब्लियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये जो आपने सुना है, समझा है, जाना, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास है। हाँ, ये आपने कौन से गांव का मतलब वो एक्सपेरिमेंट पूछा या बुढ़े लोगों को पूछा, वो गांव का नाम या जितने गांवों का नाम, उससे थोड़ा सा एक रेफरेंस चाहिए, बाकी तो डॉक्यूमेंट तो मैं लूंगा। पूरा जो अध्ययन रहा मेरा ये 24 गाँव का रहा। वो 24 गाँव कहाँ के? मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल। अच्छा, उसी गाँव में से आपने पूरा निकाल लिया? 2 जिलों के, एक जिले के 12 गांव, ऐसे 24 गांव लिए। और वो गांव थे जो बिल्कुल इंटीरियर के गांव हैं। अधिकांश आदिवासी लोग रहते हैं, जिन्होंने अभी ये जो विकसित खेती है उसको भी छुआ नहीं था। तो वही लोग मेरे लिए बहुत उपयोगी रहे। बुजुर्ग लोग जो बिल्कुल 80-90 साल के थे, उनके साथ घंटों बैठ के बात करता था। कई बार लिख नहीं पाता था, लिखते लिखते उनको अटपटा लगता था कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो मैं छोटा रिकॉर्डर लेके जाता था कि जो बात हो रही है रिकॉर्ड कर लो। अच्छा।
वो खेत उन्होंने मुझे दिखाया। सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है हाँ, आपके पास? पूरा रखा है। मुझे देना। पीएचडी के साथ मेरा एक सीडी भी लगाने का मुझे बोला गया था अच्छा, कि आप प्रूफ करने के लिए? डॉक्यूमेंट है आपका प्रूफ करने के लिए? प्रूफ के लिए, अरे क्योंकि वाह। देखिए ये इम्प्रूव टेक्नोलॉजी वाले इसको बहुत आसानी से पचाएंगे। ये तो हम पूरा इसको ढंग से डॉक्यूमेंट करके एक वीडियो फिल्म बनाएंगे तो लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ हम जो बोल रहे हैं। ओले ओले कब गिरेंगे हमारा वैज्ञानिक नहीं बता पाता, गांव का आदिवासी बता देता भैया शाम तक ओले गिर जाएंगे। वो कैसे बताता था? वो कहता था कि जब बादलों में लाल और हल्का पीलापन आए और पीलापन और लालपन में लालपन ज्यादा हो पीलापन कम हो तो बोला साहब ओला गिरेगा। वाह। और पीलापन ज्यादा है लालपन कम है तो पानी गिरेगा, ओला बहुत कम गिरेगा। उसका वैदिक सोल्यूशन क्या था? वो तो ये कहते हैं कि ये तो हमको परंपरा से सीखने को मिला। उसका देखिए उनके पास बहुत नुकसान होगा उससे नहीं, उसका उनके पास बहुत डॉक्यूमेंट नहीं है, कागज पढ़ के उन्होंने बताया। वो ये कहते हैं कि ऐसा खेती ऐसा चीज हमको दिखाया जैसे मिट्टी के धूल में चिड़िया नहा रही है तो बारिश होगी। तो ये मिट्टी के धूल में चिड़िया नहा रही है तो बारिश होगी। चींटे बाहर आ रहे हैं, अंडे लेके बाहर आ रहे हैं, चींटियां बाहर आ रही हैं अंडों को लेके तो बारिश होगी। तो उनका मैं पूछता था कैसे बता रहे हो आप, इतना याद कैसे रहता है? बोले हम कोई कागज देख के नहीं बता रहे, ऐसा हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया तो हम बचपन से थे तो सीखते चले गए। जैसे खेती में एक खेत में 3-3, 4-4 चीजें मिला के बना तो अच्छी खेती बोलते थे। अब वो कहते हैं आप लोग तो उल्टा सिखाते हो हमको, एक खेत में एक ही चीज बना है, आप तो और उल्टी खेती सिखाते हो, एक खेत में एक फसल और एक ही वैरायटी बनाए। गलती से कोई कीड़ा बीमारी लग गया तो एक मतलब कहते हैं 10 किलो भी नहीं मिलता। तो ये कहीं ना कहीं अव्यवहारिक खेती की तरफ हम बढ़े। ये जो बात आपने बताई अभी, अंडे वाली, चिड़िया वाली, लाल बादल वाली, ब्लू बादल वाली, ऐसी कितनी बातें आपके पास और हैं? 264 तरह का देशी तकनीक या नंबर में। अब किसान से जब बात करते हैं तो वो उसके पास कोई ये सब वो वर्गीकरण नहीं होता। 264 का आपने पीएचडी थीसिस लिखा है क्या? डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास। वाह। किसान बताने जाता तो सिर्फ 24 गांवों से जो आपके आसपास के थे। वाह वाह वाह। तो उसको वर्गीकरण किसान को नहीं है, वो तो हमको फिर अपने अध्ययन के हिसाब से कि भाई बोने के बारे में ये बोला, मौसम के बारे में ये बताया, फसल के बारे में ये बताया, सब्जी के बारे में ये बताया। जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई मुझे खिलाई, आम की गुठली। ये मौसम में आम का गुठली बहुत होता है। देशी आम को फोड़ देते हैं तो उसमें अंदर गिरी निकलती है। गिरी क्या होती है? आम का गुठली, पका हुआ आम का गुठली जमा करते हैं लोग और उसको धूप में सुखाते हैं, उसको फोड़ते हैं पत्थर से, दो कवर बाहर निकल जाता है, उसका बटर निकलता है, मैंगो बटर बोलते हैं वो। अंदर एक गिरी मतलब अपने मूंगफली का दाना होता है ना, अच्छा वैसा एक इतना बड़ा गिल्ली निकलता है। अच्छा, छोटी गिल्ली निकलती है। गिरी बोलेंगे, वो निकलता है, कर्नेल बोलते हैं इंग्लिश में। वो निकल के उसको सुखाते हैं, थोड़ा टुकड़ा कर देते जल्दी सूखता है, फिर उसको चक्की पे पीसते हैं। मक्के के आटे में जैसा मक्का अगर 5 किलो है तो 1 किलो से आधा किलो से 1 किलो तक इसका आटा उसमें मिलाते हैं। अच्छा। और उसकी रोटी वो खिलाते हैं। उससे क्या होता है? तो वो कहते हैं कि अगर आप इसको 5-6 दिन रोटी खा लो इसकी तो साल भर पेट के संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। वाह, पेट का कीड़ा कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। बहुत अच्छा। तो हमारी थोड़ी सी जिज्ञासा थी, दोस्ती हो गई थी बगलू भाई से हमारे, पातालकोट में और आदिवासी क्षेत्र है। वो बोले पहले वैज्ञानिक हो भैया जो रात को हमारे यहाँ रुके हो। तो हमने कहा आप तो हमारे गुरुजी हो, आप इतनी चीजें हमको सिखा रहे हो, मुझे लगता है इसके लिए हमको रात में 1 या 2 दिन रुकना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो रुकेंगे। हम तो 1 साल रुक जाएंगे। हाँ, मतलब हमको कोई अच्छी चीज अगर कहीं मिल रही है और ऐसी चीज जो अभी भी देश के 75% लोग वही तकनीक अपना रहे हैं। हम बात जरूर कह रहे हैं कि नई तकनीकी आ गई। स्वामीनाथन जी को आप भी जानते होंगे, स्वामीनाथन जी ने भी यही कहा कि केवल 14% इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंची, बाकी सारी 86% आज भी हमारी देशी परंपरागत ज्ञान ही चल रहा है। और सच्चाई आज हम देख ही पा रहे हैं। आज भी ये सोयाबीन का पागलपन जरूर लोगों को परेशान करेगा आज नहीं कल। तो ये समझ में आया कि उन्होंने उसकी रोटी मुझे भी खिलाई। हल्का सा कड़वापन लगता है लेकिन मुझे स्वाद में तो नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा कि इसका गुण है तो खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग जितने उत्साह से इसको खा रहे थे, बच्चे बूढ़े महिलाएं। तो क्या साल भर खाते हैं वो लोग? नहीं, वो कहते हैं ये 1 महीना खाना। अच्छा। अभी कुछ 1-2 हमारे यहाँ जामुन के पेड़ लगे हैं, तो मैंने उनसे बोला कि जामुन बहुत अच्छा है, इसका हम गुठली ले जाएंगे। तो मैं जामुन खा के गुठली पैकेट में रखने लगा। बोले बेटा गलती कर रहे हो। हमने कहा क्या? बोले 15 दिन बाद में गुठली का पाउडर हो जाएगा, आप फल ले जाओ, जहाँ लगाना है वहाँ बैठ के खाना और वहीं गाड़ देना, बढ़िया पौधा तैयार होगा। अच्छा। अब बताइए, ये चीज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी करके देखे, इतना पता नहीं होता। नीम के बारे में तो पता है, उसका गुठली का पाउडर गुलाब जामुन बोलते हैं उसको। अच्छा। वो कहते हैं इसका नाम गुलाब जामुन इसलिए रखा कि इतना बड़ा होता है वो जामुन है। ये एक ही फैमिली ने आपको सिखाया क्या सब चीजें? नहीं, 24 गाँव, लगभग हर गाँव में 8-10 लोग पकड़ता था मैं। तो कैसे पकड़ते थे आप?
सबसे बुजुर्ग आदमी से बात करते थे कि भाई खेती बाड़ी की कुछ बात हम सीखे हैं, लेकिन हमको अभी भी लगता है कि ये बातें अभी भी पूरी उसमें नहीं। कोई उम्र की रेंज देखते थे क्या आप? उम्र की रेंज मोटा मोटा 50 के ऊपर, लेकिन हमारे लिए उम्र क्राइटेरिया नहीं था। हमारे लिए कि एक्सपीरियंस कौन खेती कर रहा है, उनको कितना अनुभव है। और कहीं ना कहीं हमको ये स्वीकारना पड़ा कि हमने जो अभी तक पढ़ाई लिखाई की है, जो भी वर्तमान शिक्षा पाई है, वो उसमें कहीं ना कुछ कमी है। आज भी हम 18% पे ही है और पूरा विश्वविद्यालय, देश के 71 विश्वविद्यालय इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम किसान को 14% तकनीक दे रहे हैं। अच्छा, आपके 264 में से और भी कुछ बताइए। एक तो ये गुठली वाला एक था, ये गुलाब इसके था कि बीज तुरंत उसको खाइए, तुरंत लगाइए। जैसे अगस्त का फल्ली है, फ्रेश बीज लगाना है? नहीं, बीज कब लगाना है, फल खाइए तुरंत बीज लगा दो। अच्छा, बीज को जमा करके मत रखो। बीज को रखने के लिए प्राकृतिक विधि है उसकी फल्ली। हाँ, जैसे अगस्त की फल्ली है, इसका बीज निकाल के मत रखो, बीज की फल्ली रखो। जब बीज बनाया तब फल्ली फोड़ो। हाँ, उसका जो उसका संरक्षण फल्ली में, आउटर कवरिंग जो है वो, हाँ, उस फल्ली से ही होने वाला है। वैसे ही गायों को बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो उसको क्या खिलाया जाए, ताकि वो कहते हैं कि हम लोग तो अपने गायों को कोई ये मक्का वगैरह कुछ नहीं खिलाते। एक जंगल का पत्ता है, उसको लाते हैं, उसको काट के खिलाते हैं, काटते हैं और पानी में डुबा कर रखते हैं मटके में, और सुबह उसको खिला देते हैं। वो आपके इसके जैसे काम करता है, जैसे चनाचूरी हो गया, मक्के का वो बाटा जो बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट, उससे बढ़िया काम करता है। अच्छा, बोले हमने तो आज तक उस हमारी भैंस को नहीं खिलाया। मुझे आश्चर्य हुआ, 100 गाँव का परिवार, और वो कहते हैं हर हफ्ते में 1 कुंटल खोआ देते हैं यहाँ से। अच्छा, मतलब एक परिवार के पास 15-15, 17-17 लीटर दूध आराम से। और सच्चाई मुझे मतलब पता भी लगी कि मैं इतना सही में खोआ जा रहा है। लोग कढ़ाइयों में बना रहे हैं, बिल्कुल 1 ग्राम जो होते हैं ना, ज्यादातर मेरे काम वहाँ सफल हुए जो 1 ग्राम है, बिल्कुल इंटीरियर के ट्राइबल एरिया। वहाँ आज भी लोगों ने इसको बचा के रखा है। बचा के रखा मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको। जैसे एक बड़ी अच्छी चीज मुझे पता लगी, मतलब कुछ 8-10 चीजें मुझे बिल्कुल आई ओपनिंग बोलते हैं ना, वैसी थी। एक गराड़ी करके वृक्ष होता है, नाम मैं साइंटिफिक नाम भी पता लगा लिया था, अभी इस बार भूल रहा हूँ, गराड़ी बोलते हैं। उस गराड़ी की पत्ती का ये नेचर है, जब पत्ती नीचे गिरती है इसी सीजन में, बारिश की शुरुआत में, पत्ती जहाँ गिरेगी और पानी के संपर्क में आएगी, तो वहाँ कोई भी कचरा नहीं उगेगा, वनस्पति नहीं उगेगी। अच्छा, तो एक तरह से बहुत ये तो ना एक्चुअली मैंने हो गया एक तरह। हाँ, मैंने सुना था एक जगह पे मुंबई में ऐसा हो रहा था कि पत्ती नहीं है, तो वो गवर्नमेंट वो पेड़ पूरे मुंबई में उखाड़ रही है अभी। मैंने जो देखा, सिवनी जिले का वन विभाग उसको लगा रहा है। हाँ, पहले लगाया फिर उतारे, तो लगाए क्यों? वो ये कहते हैं कि इसका काफी महत्व है, इसकी टहनी वहाँ एक मतलब परंपरा से ही है ना, तो वहाँ के किसान जब पोला होता है, जब बैलों को सजाते हैं, पोले का त्योहार होता है, उस त्योहार में हमारे यहाँ ऐसा परंपरा है कि हमारे धान के खेतों में हम वो पेड़ का एक टहनी लाएंगे और पत्ती से टहनी गाड़ देंगे। एक खेत में 10-20 टहनियाँ गाड़ देंगे, तो क्या होगा, वो टहनी से पत्ती नीचे गिरेगी, तो पानी के संपर्क में आके पत्ती से जो भी केमिकल निकला, उससे जो भी कीड़ा होगा फसल के लिए नुकसानदायक, वो सारा खत्म हो जाता है। तो एक चीज नेचुरल वो क्लोरोफॉर्म रिलीज करता है उसका। हम लोग मैंने कुछ चीजों को हमने टेस्ट किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेसिकली वो वीड किलर हो गया, टेक्निकली वीड किलर भी हो गया और क्लोरोफॉर्म रिलीज करता है, तो उस गैस के कारण आसपास जितना कीड़ा है मर जाता है, प्राकृतिक रूप से नियंत्रण। अच्छा, मरने का मतलब देखिए, हमारा उद्देश्य वो पत्ती ज्यादा कर दिए, ज्यादा नहीं कर रहे, तो बेसिक बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा ना उसकी प्लांटेशन। मतलब कीड़ों को मारना तो उद्देश्य नहीं है ना, कीड़े हमारी फसल से दूर हो जाए बस, कीड़ों मतलब फसल को नुकसान ना करें, ये मुख्य उद्देश्य है। उसके फिर कुछ प्रयोग हम लोगों ने करके देखे कि पत्ते को मटके में डुबा के रखा, 8 दिन में जो घोल बना उसको फिर छान के फिर स्प्रे किया, तो वो जब भी हम वैज्ञानिक बुद्धि लगाएंगे ना, तो व्यावसायिक बुद्धि लगा देते हैं। ये भी थोड़ी सी बाधा है, जो चीज़ आसान है उसको कठिन बनाना, उसको डिब्बे में भर के बेचना, ये जो मानसिकता है, थोड़ी व्यापारिक मानसिकता, ये कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा का भी दोष है भैया। राइट, हमको एक्सप्लॉइटर्स बना, शोषण करना। हमारी जो एजुकेशन है वो दैट इज अबाउट हाउ टू एक्सप्लॉइट। बिल्कुल, हमारे एक्सप्लॉइटेशन किए। तो मैंने जब इस चीज को और लोगों को बताया, तो उन्होंने तुरंत एक प्रयोग बनाया, लाओ पत्ती मटके में भरो, काला काला दवा बन गया, वेरी गुड, अब इसका स्प्रे करेंगे। टहनी गाड़ने से काम हो रहा है, तो उसका घोल बना के बेचने का मानसिक, मतलब बेचने के लिए तैयार करा रहे लोग। तो वो कहीं ना कहीं समझ में आया कि ये प्रयोग ना इस तरह से लोग बेच खाते हैं। राइट, टेक्नोलॉजी को बेच खाया, बीज को बेच खाया, सारा हाइब्रिड इसी का। तो आपके बताने से लोगों ने सब चालू कर दिया? बिल्कुल नहीं, मेरे बताने से नहीं, मैंने तो उनको बताया। फिर मैंने छोटा सा ये भी प्रयोग किया कि ये चीज और किसानों को बताई जाए। भाई जो बहुत पैसा खर्च करके खेती कर रहे हैं, उनको बताया जाए कि आपकी बड़े बुजुर्ग करते थे भाई, इसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो आप ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उन फार्मर्स में जो, तो आपने क्या किताब लिखी है इसके ऊपर?
इसके लिए लगभग काफी मित्रों से ऑफर आया कि इसको आप पब्लिश करा दीजिए, बहुत उपयोगी डॉक्यूमेंट होगा। हाँ। तो उसका हिंदी करा दीजिए। इंग्लिश में है आपके पास? हाँ, इंग्लिश में है मेरे पास। तो उसमें हुआ ये कि काफी सारे लोगों ने कहा कि देखो आपका ये पूरा ग्रंथ जो है, ये जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, इसको चैलेंज करता है। और ये कहता है ये डॉक्यूमेंट कि अभी भी 85% किसान इसको अपना रहे हैं। तो बोले ये पढ़े लिखे लोगों के गले नहीं उतरेगा, ये पब्लिश नहीं होने देंगे। और वही हुआ 2-4 जगह जहां हमने मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ जी कि मेरे पास मेरा एक डोनर है, उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी है, तो प्रिंट कर देंगे, है ना। देखिए मूलतः किसानों का अगर इससे भला होता है और उनको अपना ग्रंथ देने में को खुशी होगी। यस। और दूसरी बात है, अगर इसका ई बुक बनाते हैं आप, इंग्लिश में आप दे दीजिए, हिंदी में नहीं, 50 लैंग्वेज में मैं करा दूंगा। मेरी ऑलरेडी 4 बुक्स हमने और 20 लैंग्वेज में कराई है। उसका ई बुक हम मेरे पास पूरे भारत की, पूरी दुनिया का मोबाइल डेटाबेस में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में था, पूरे भारत के 50 करोड़ तो व्हाट्सएप वाले जो है सब मेरे पास नंबर है, उसको हम व्हाट्सएप में वायरल कर देंगे। तो किसानों तक पहुंच गया तो बहुत बड़ा। गाँव में लोग पिक्चर देखते हैं, इसके साथ हिंदी में अपनी किताब पढ़ेंगे, उनकी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। ये हम कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से मेरा केवल इतना आग्रह रहेगा ऐसा करने में, मेरा कोई शर्त नहीं है, केवल एक ही आग्रह है, जिन किसानों से मुझे ये डॉक्यूमेंट मिला उनके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। उनका नाम अलग से एक किताब, एक पेज लिखा है, उनका नाम उन किसानों के प्रति हर कंसेप्ट का नाम के नीचे उनका किसान का नाम रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। वो उसका एड्रेस रखेंगे तो लोग उसके पास पहुंचेंगे और उसको और समझेंगे। बिल्कुल, हमें सोर्स और बिब्लियोग्राफी को भगाना नहीं है, उसको रखना है। हाँ, ताकि ये तो मुझे करना है, से कुछ करना, ये डेफिनेटली करना है। हमको पता तो रहे कि भाई इस किसान से ये हमको पता। देखिए अभी हमारी जो इंटरेक्शन हुई उसमें 3 फायदे हमारे पास हुए। एक तो हुआ कि आपका एटीट्यूड, कि आपने कुछ नई चीजें समझनी थी आपको वैदिक, उसके लिए आपने जो स्टेप्स लिए, आपने 24 गांव को पकड़ा और वो आपने जो आपका जर्नी बताई, वो जर्नी सुन के हमारे जो लाखों दर्शक हैं वो सेम जर्नी पे जाना चाहेंगे। तो ये जर्नी, आपकी जर्नी 24 गांव की, 24 लाख गांव की हो जाएगी। दूसरी, आपने जो सीखा वहां से, जिन लोगों से सीखा, उसके अपने डॉक्यूमेंटेशन की वो हम वायरल करेंगे। उस डॉक्यूमेंटेशन से उन गांवों के अंदर जो किसान भाई है जिन्होंने ये जानकारी दी, उनकी जब प्रचार होगा उनके गांवों में, तो बाकी लोगों के पास थोड़ा मसाला होगा, वो भी बाहर आएगा। तो वो सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है कि एटलीस्ट हमने जितना आपने पकड़ा वो ज्ञान हमारा कंजर्व हो जाएगा। तो एटलीस्ट वो वेराइटीज ऑफ ट्रीज जिसको नेगेटिवली समझा जा रहा है, मुंबई में उखाड़ा जा रहा है आज की तारीख में, या उखाड़ चुके होंगे शायद, वो सारे बचाया जाएगा, उसका कंजर्वेशन हो जाएगा। और फिर लोगों के अंदर एक और मानसिकता आएगी कि कोई भी चीज प्रकृति में खराब नहीं होती। हाँ। अगर हमको समझ में नहीं आती तो उसको पहचान में नहीं है, इसका मतलब पहचानने का दोष है। हाँ, हमको ढूंढना, हमको पता नहीं है, हमको ढूंढना है। बाकी प्रकृति में कोई भी चीज बेकार नहीं है, कोई अनुपयोगी कुछ भी नहीं, हमको नहीं पता, हमें ढूंढना है। तो इसमें आपने ई बुक नहीं बनाई क्या? उसकी पीडीएफ में बन जाएगी ई बुक। उसके बाद थोड़ा सा हमारा ध्यान इस बात पे है कि खेती हमको सीखना है। हमने भी किताबी भाषा सीखी है, लेकिन कोई वैज्ञानिक नहीं कह पा रहा कि खेती करना मेरे को आता है। हाँ, मेरे को शर्म आनी लगती थी जब हम किसान को सिखाते थे खेती ऐसी करो, जबकि हालत ये थी कि हमको खेती आती ही नहीं। राइट। ऐसा ब्लंडर काम करना। आप भारत के नहीं, दुनिया के पहले साइंटिस्ट हो जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमें खेती नहीं आती। अब वो आफ्टर बीइंग डीन ऑफ और व्हाटएवर पोजीशन यू हैड ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रिनाउंड यूनिवर्सिटी, दिस इज एक्चुअली द एटीट्यूड व्हाट यू हैव इज वेरी वेरी हम्बलिंग। कि अगर हम जब तक, क्योंकि नॉलेज का पार्ट सबसे बड़ा पार्ट क्या है, जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं करें कि हमारी पोजीशन क्या है, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि हमें नहीं आता है और हमें अभी भी सीखना आया होता तो हम नौकरी छोड़ के अपनी खेती करते। राइट। खुशहाली से जिंदगी बिताते तो हमारा बच्चा हमसे मोटिवेट होता। तो एक अच्छी घटना ये घटी यहाँ आने के बाद कि 6-7 साल में खेती सीख गया भैया। आप 7 साल से यहाँ पे हैं? 7 साल हो गया, बढ़िया खेती सीख गए। एक कोने कोने में कहाँ लगाना है, क्या बोना है, कुछ फसल पे तो इतनी बढ़िया कमांड है, हमको अच्छे से पता है कैसे क्या करना। और अच्छी बात है, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी विडिसाइड के, बिना किसी इंसेक्टिसाइड। लोग कहते हैं लूसर में पैदा नहीं होता, फूलगोभी नहीं होता, हमने खूब पैदा की पिछली बार ठंड, खूब। अब हमको किसी को बताना तो था नहीं ये होती है, हमको प्रमाण मिल गया, हमारे लिए पर्याप्त है, हमारा विश्वास बढ़ा, हम अपने विश्वास के लिए काम कर रहे हैं, यही हमारे लिए प्रमाण भी है। मुझे एक प्रश्न आपसे पूछना है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि पहली बात जो मैंने प्रकृति को समझाया उसका मैं आपको थोड़ा डिस्कशन करूंगा। प्रकृति
प्रति सेकेंड समझे पर स्क्वायर फीट 2400 कैलोरी एनर्जी फेंक रही है सूर्य के माध्यम से। ये जो एनर्जी वो फेंक रही है, अगर जमीन पे कोई घास पत्ता पेड़ कुछ हो वो स्क्वायर फीट पे, तो उसको बोझ लेगा, है ना। और अगर जमीन नेकेड है तो उस जमीन में से कार्बन उठा के ले जाएगी वही सूर्य, जो एक नुकसान है, ठीक है। तो प्रकृति का तो नियम ये हो गया कि जमीन मदर अर्थ को आप ढक के रखो, चाहे आप ग्रीनरी करके रखो, घास उगाओ पत्ता या कचरा ही फेंक दो उस पर, उसे ढक करके रखो। मल्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। सेकेंड पॉइंट यह है कि प्रतिदिन प्रति स्क्वायर फीट 3 ग्राम ड्राई वेट पैदा होता है। प्राकृतिक सिचुएशन क्रिएट करने से प्रति स्क्वायर फीट प्रतिदिन 3 ग्राम ड्राई वेट पैदा होता है। तो उसको अगर ग्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो 15 ग्राम तक भी ग्रीन हो सकता है फल के पॉइंट ऑफ व्यू से, है, जिसको हम सुखाएंगे तो 3 ग्राम हो जाएगा वैसे, चाहे वो लकड़ी हो वैसे। तो हमारा अध्ययन ये कहता है प्रकृति के ज़्यादा छेड़छाड़ अगर हम नहीं करें, जमीन को फेंस अगर करके छोड़ देते हैं, अगर हम थोड़ा सा अपना बीज बाज डाल के, उसमें कोई ग्रेजिंग नहीं होती है फॉर एग्जांपल, तो प्राकृतिक रूप से चिड़िया बंदर सब करके वो वहाँ पे अगर 43,560 स्क्वायर फीट जो 1 एकड़ में होता है, उसमें प्रतिदिन अगर हम 3 ग्राम ड्राई वेट उगाते हैं, नेचुरली कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो 650 किलो तक पर डे का प्रोडक्शन हमें ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना 1 एकड़ में प्रतिदिन आना चाहिए। आज अगर हम सुंदरबन फॉरेस्ट जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, तो वहाँ पे तो आ रहा है 1 टन तक आ रहा है हर, ठीक है, पर डे प्रति एकड़। भारत में मैंने देखा, मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में पॉलिसी मेकर हूँ, मतलब मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ, मैं देखा भारत में 90 करोड़ एकड़ जमीन है, 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इंटू 256 एकड़, 90 करोड़ एकड़ जमीन है। 100 साल पहले छोड़ दो, 200 साल पहले कर दो, पूरा 90 एकड़ वर्ग फॉरेस्ट टेक्निकली। अब कटे हैं पर पहले तो फॉरेस्ट पहले था, ठीक है, आदमी कम थे, फॉरेस्ट ज्यादा था। अगर 90 करोड़ एकड़ जमीन का विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन का जब हम फॉरेस्ट समझते हैं, तो 90 करोड़ इंटू 650 किलो जब करते हैं, तो 65,000 किलो का ग्रीन मैटर एवरीडे उग रहा है, जो गाय के काम तो आएगा ही, और गाय 3 गुना थी पहले, और जानवरों के करके सब करते हैं। तो ह्यूमन जब हम, तो ये हो गया एक कंसेप्ट प्रकृति का कि फॉरेस्ट्री कंसेप्ट में एबेंडेंस खाना था, आदमी को कुछ करना नहीं पड़ता था तो भी उसके लिए पर्याप्त उगता था। अब उस टाइम जो टोटल ह्यूमन वेट था या टोटल जीवा वेट, मैं बोलूँगा जीवा वेट वाज, जैसे आदमी कम थे पर बाकी जीव ज्यादा थे, हाथी ज्यादा थे, बंदर हाथी ज्यादा थे, तो जीवा वेट जब हम करते हैं, जीव का वेट वाज अर्लियर टाइम मच मच मोर, आज से बहुत ज्यादा गुना था। आदमी तो 35-40 करोड़ होंगे 100 साल पहले, पर सब मिला के जीवा वेट वाज मच मोर देन टुडे, क्योंकि आज कत्लेआम ज्यादा हो रहे। तो आज की तारीख में हमारे पास जीवा वेट तो पहले से कम है, मतलब खाने वाले कम है, जमीन वही है। तो आज क्यों क्राइसिस है खाने की, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि लोग बोलते हैं कि वो इतनी गाय घूम रही है, रोड पे घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अरे तो जीवा वेट तो कम ही है, तो घूम क्यों रही है? वो तो जितनी जमीन पड़ी है उसको आप छेड़छाड़ नहीं करो, उसके लिए जितना चाहिए उससे ज्यादा उग ही जाता है, उग ही रहा है ही 65,000 किलो उग रहा है यार। ह्यूमन बीइंग नीड्स हार्डली 1 किलो पर डे। 800 करोड़ लोग को भारत खिला सकता है आज की तारीख में, और फिर भी 64,000 करोड़ लोगों को खिला सकता है, इतना खाना यहाँ उग रहा है आज की तारीख में नेचुरल फॉरेस्ट में। तो मेरा ये सोचना है कि अगर हम फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री में आ जाएं, 50 वैरायटी के पेड़ पौधे 1 एकड़ में डालें, कंपेनियन प्लांटिंग करके, और 5 लेयर फार्मिंग करें, मतलब 3 फुट के गैप पे ट्री रहेंगे, उसके नीचे अपने छोटे वाले वेजिटेबल क्रॉप सब डालें, और ऐसा फॉरेस्ट बनाना चालू करें, क्योंकि हमने तो खराब किया है, उसको रीजेंट करें। और इस यहाँ पे 15 एकड़ में हम अगर ऐसा बना लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि
हमारे लिए जो पर्याप्त भोज है उससे कई गुना ज्यादा हम इस जमीन में भी उगाया जा सकता है, ये मेरी सोच है। और समाज का जो मैंने आपको बताया फंडा, तो आपका इस बात जो हमारी डिस्कशन इसमें हुई, जो मैंने आपको बताई कम्युनिटी के लिए, उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है, सजेशन है या सोच है, ये मैं जानना चाहता हूँ। जो बहुत अच्छी एक तो बात आपने कही, काफ़ी सारे कैलकुलेशन सही और बिल्कुल सही है। देखिए, जितना हम लोग प्रकृति को समझे हैं, प्रकृति की अपनी कुछ व्यवस्था है, ऐसा कोई मानवीकृत ऐसा नहीं है। आज भी मानव के या जीव जंतुओं के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा है ही। ये सारा अभाव आदमी के अपने मानसिकता में बैठा है, तो बाहर भी ऐसे ही दिखता है। खुद भूखा रहता है, खुद को कम पड़ता है तो उसको लगता है कि ये गाय को भी कम हो गया, पेड़ को भी पानी कम मिल रहा, पेड़ को भी पोषक तत्व कम मिल रहे हैं। वास्तविकता यह है, जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं, चारों अवस्थाओं को समझते हैं, तो ध्यान में आता है कि पदार्थ अवस्था के होने के बाद ही प्राण अवस्था है। पेड़ पौधे उतने ही होंगे जितना पदार्थ है, जितने उसको सह सकता है। तो ये एक दूसरे के पूरक भी है, ये अपने निश्चित आचरण के साथ भी। ये दोनों के ऊपर कौन आश्रित है? सारा एनिमल किंगडम कह लें या जीवावस्था कह लें। तो जीवावस्था के रहने के लिए जितना प्राण चाहिए, जितना पदार्थ चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष की पॉपुलेशन को अगर खाना खिलाना हो तो केवल ये गंगा का जो पठार है हमारा, गंगा का प्लेटू, इतने भर में खेती कर लोगे तो पूरे देश के आबादी को खिला सकते हैं। इतनी ताकत है अभी। वाह वाह, बहुत मतलब भरोसे से कह पा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अभी हमको क्या लगता है कि हम समझेंगे कि धरती में कितना है। अभी हमारी जरूरत हमको ही नहीं पता, तो हमको लगता है कि ये जो कुछ है ना, ये कम है। हम कहीं से खोद के निकाल ले, कि कौन से जंगल से निकाल ले। ये सब हमारा अभी अभावग्रस्त मानसिकता का परिणाम है। यहाँ ये कम पड़ रहा है, यहाँ ये कम पड़ रहा है, हमारी जरूरत ही नहीं पता। आदमी को जितना चाहिए उससे ज्यादा आज भी उपलब्ध है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि बच्चा बाद में पैदा होता है, उसके पोषण के लिए जो दूध होना चाहिए माता के पास पहले से आ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक पेड़ के नीचे हजारों बीज बनाते हैं, लेकिन हमको वर्तमान शिक्षा में या मॉडर्न एजुकेशन में क्या सिखाया कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा नहीं होता, बड़ी मछली छोटे मछली खा जाती है। ऐसे उल जलूल हमको प्रमाण दिए गए, उदाहरण दिए गए, इससे कहीं ना कहीं हम भ्रमित हुए। प्रकृति की व्यवस्था को समझते तो इतनी सुंदर व्यवस्था है कि जितना चाहिए उससे ज्यादा। अच्छा, उसको समझ के अगर करते हैं तो हम एक लीनियर है, जिसको कहते हैं साइक्लिक जो प्रोडक्शन सिस्टम है, आवर्तनशील उत्पादन विधि है, वो हमको समझ में आती है कि कोई चीज अगर लगा रहे तो वो फिर से उस चीज को एक दूसरे के पूरक होकर एनरिच करेगी। पेड़ पौधा लगाया, पत्तियां गिर के फिर जमीन को उपजाऊ करती है। अभी हमको लगता नहीं ये कैसे उपजाऊ करेगा, ये तो इतना खींच लिया। हम खींचते देखते हैं, लेकिन उसमें क्या ऐड कर रहा है पेड़ पौधा, कितना पत्ती गिर गया, कितना उसमें बायोमास दे दिया, इस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो अभी हमारा देखने का नजरिया अधूरा है। जिस दिन नजरिया हमारा पूरा होता है, लगता है कि इतना गड़बड़ नहीं है, हमारे अंदर की गड़बड़ी हम बाहर फैला रहे हैं। अच्छा, हमको नियम नहीं पता तो हम नियम के विपरीत, अच्छा पता नहीं तो कई बार गलती से भी गलती कर रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत जानबूझ के गलती हो रही। हमारे एक मित्र हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, काफी अच्छे पद पे हैं, वो ये कहते हैं, डॉक्टर साहब किसी जगह पे आदमी का जाना बंद कर दो, अपने आप जंगल खड़ा हो जाए। यस। हमने कहा बहुत बड़ी बात कह रहे हो, लेकिन किस भरोसे पे कह रहे हो? बोले 20 साल नौकरी कर ली हमने। आदमी जहाँ प्लांटेशन करने जाता है वहाँ जंगल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो सरकार को कहने वाला हूँ कि कुछ नहीं, फेंसिंग करके छोड़ दो। बोले हमारे विभाग को भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नियम हमको भी समझ में नहीं आए। तो बिना नियम के जब भी काम करेंगे तो ये अभाव में फिर वही है कि हर चीज को हम भोगने की दृष्टि से ही देखते हैं। जंगल में गए तो वहां भोगने की दृष्टि रहेगी, खेत में गए तो वहां भोगने की दृष्टि रहेगी। तो इससे जब उभर के आएंगे ना बाहर, तब ये नियम समझ में आता है और तब हम कर पाते हैं। और हर चीज को पैसे से तोलने की जो मानसिकता नहीं जाती, ये सबसे गड़बड़ है। बोलते हैं मूंग बहुत कम पैदा हुई, अरे इतना बढ़िया पोषक तत्व उसमें है, प्रोटीन से एनरिच बढ़िया दाल पैदा हुई, इसमें ध्यान ही नहीं। वो कम भाव में बिक रही, तो बाजार में क्या भाव से बिक रही, तो वो पैसे से हर चीज को तोलना, ये भी एक बड़ा दोष है। सही को न पहचानने का एक बड़ा कारण ये भी रहा है। तो ये समझ में आता है कि प्रकृति का एक नियम है, उसको हम कहते हैं आवर्तनशील खेती का पद्धति है। अगर उसको ठीक से पहचान के किया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समृद्धि के रास्ते खुले हैं। पर समझ के हमको करना पड़ेगा। अभी हम क्या कर करके समझते हैं, तो करके समझ में नहीं आता, समझ के करने का एक रास्ता खुशहाली का दिखता है। इस नियम को पकड़ते हैं तो बात ठीक से हो पाती है। मैं जैसे अगर हम जैसे आज देखें जो हमारे शास्त्र हैं, जैसे हम एक्सेप्ट करें नहीं करें, पर उसमें हमें वर्णन कहा है कि हम इस धरती पे आए हैं, हमें तप करना है, तपस्या करनी है, और फिर हमें वापस वो लोक में जाना मिलेगा। पर जब आज के प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में देखते हैं हमारी हालत जो है,
खाना पीना और रहने के पीछे ही हम भाग भाग के गोल गोल घूम रहे हैं, तो तपस्या तो साइड में रख देना पड़ती है। पर जब हम देखते हैं कि प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है, इतनी संपूर्ण है कि आप तपस्या एक्चुअली कर सकते हो जो हमने 100 साल की बात की, तो उसमें इतना ज़्यादा है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। अब लोगों को कुछ करना नहीं है, वो तकलीफ आ रही है, तो कुछ करते हैं, जो करना है वो तो करते नहीं है, तपस्या करके या निकलना, वो डिस्टर्ब करते हैं उल्टा अपने माइंड से। ये क्या है भैया, आदमी के भीतर जो खालीपन है ना, उस खालीपन को भरने के लिए हम सोचते रहते हैं कि क्या करें, और हम उजाड़ते हैं। और हमको लगता है कि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास विवेक है, तो हम क्या अच्छा कर लें। देखिए, चाहना बहुत सुंदर है, हम अच्छा करना चाहते हैं, प्रक्रिया हमको मालूम नहीं, तो अच्छा करने के चाहने में कुछ कुछ खोते रहते हैं। अब कुछ कुछ जो खोजा है वो जरूरी नहीं कि सही खोज लिया, तो प्रयोग करते रहते हैं। तो ऐसे प्रयोग में चाहना भले ही कितनी भी सुंदर हो, अगर प्रक्रिया सही पता नहीं चली, नियम हमको समझ में नहीं आया प्रकृति का, तो हम गलती से गलती करते रहेंगे। और आज के हालत में तो गलतियाँ इतनी बढ़ गई कि जिस जगह रहते हैं वहीं की हवा साफ नहीं बची, इतने बुरे हाल हो गए, वहाँ का पानी हमने साफ नहीं बचाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ध्यान जाना चाहिए। सब एक कहते हैं ना, सिर से ऊपर पानी निकल गया, ये हालत हो गया अब कि हमको अपने लिए शुद्ध पानी की तलाश करनी पड़ रही है, उसके लिए मशीनों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो ये थोड़ी सी मतलब लगता है कि बहुत भयानक स्थिति हो गई। तो इस पर ध्यान जाने मात्र से काम नहीं होगा, केवल ध्यान चला गया, गड़बड़ हो गया, इससे ध्यान नहीं जाएगा। सही का प्रस्ताव भी चाहिए। भाई आखिर पानी मेरे शरीर को चाहिए, तो पानी अबेंडेंट मात्रा में है, उसका कैसे उपयोग करना है, क्या करना है, अगर ये नियम पता लग जाता है तो उसको मैं कर पाता हूँ। तो केवल परेशानी आने मात्र से तो रास्ता मिलेगा नहीं। प्रकृति के नियम का कोई प्रस्ताव भी तो चाहिए, इसकी परंपरा बनानी पड़ेगी। और एक बार अगर इसकी परंपरा बन जाती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इसको न करेगा। क्योंकि आज तक हम जितने 7-8 साल से 10 साल से बहुत गंभीरता से लगे हैं, पहले तो सूचना पहले भी थी, मतलब अगर मैं ठीक से कहूँ तो 20 साल पहले प्रस्ताव मेरे पास था कि देखो इस तरह से जिया जाना चाहिए। मुझे लगा ठीक है, अभी जरूरत क्या है, सब तो ठीक ही चल रहा है। फिर लगा कि हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, कुछ सुनाने में भी अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे ध्यान में आया कि तो जीने की बात है, और अपनी जिम्मेदारी से अगर इसको जीते हैं समझ के, तो कुछ निष्कर्ष पर हम पहुंच पाते हैं। तो ये भी बात है कि भैया एक सही का प्रस्ताव लोगों को मिले, और उसकी प्यास है, ऐसा नहीं है हर व्यक्ति सही को जानना ही चाहता है, पर कहीं कहीं मान लेता है कि हमको तो सब पता है, हमको सब आता है। ये जो मान्यता है ये बाधा बनती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। और एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये तो जैसे हमारी पर्सनल बात है, आपकी जो किताब आपने कंपाइल की है, जो भी कुछ कंपाइल किया है, मेरे पास मेरे एक फॉलोअर है, एनवायरमेंटलिस्ट है, अमेरिकन है, उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है। आपके कंटेंट को एडिट करा देंगे उनके जो बुक नॉलेज सेंस में। सारे फार्मर जिनको आपने अप्रोच किया था उनकी एक फ़ोटो मंगवा लेते हैं, फ़ोटो भी डालेंगे कुछ बाकायदा। हाँ, जो मिलेंगी कि मेरी जिनके प्रति कृतज्ञता थी उनके साथ बैठ के फोटो खिंचाता था। हाँ, कई बार कहता है कि आप मेरे गुरुजी हो। जब तक हम ये नहीं कहेंगे ना, वो हकीकत है, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम उनसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ मामलों में उसके उस परिस्थिति में कैसी खेती करना है मुझे नहीं पता। हम तो एक पर्टिकुलर कुछ 2x2 के टुकड़े में करके बता देते ऐसा हो गया। हमने तो हमारे सारी जंग पहाड़ी में खेती करता है, हमने तो सारी जंग किताब में लड़ी है। हाँ। उसने 45 डिग्री के स्लोप पे वो बैलों से बखर चलाता है, वो नहीं करता। अच्छा, मेरे अकल मतलब खड़े होकर देख के रह जाता, हमें दंग रहता था। वाह, 45 डिग्री का स्लोप कम नहीं होता। और बढ़िया उसके छोटे छोटे 2 बैल, उसमें बढ़िया बोनी कर रहा है बखर। वो टेरेस जैसे बना के टेरेस नहीं, वहाँ तो हमारे यहाँ तो पूरा ऐसे ही चलता है, ऐसे ऐसे गोल चलते रहता है ऐसा। अच्छा, इधर से इधर, इधर से इधर, कोई टेरेस नहीं, कुछ नहीं, और बिल्कुल ऐसा रहता है उसका बखर, ऐसा ऐसा चलता है, तिरछा तिरछा। अच्छा, ऐसा भी नहीं होगा। अच्छा, तो देखिए उस परिस्थिति में कैसी खेती करना है, क्या करना है, उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो उसके बारे में अगर उसने बताया तो मैं हार्टली उसको स्वीकार कर पाया कि हाँ भाई। और वो जो 264 जो आपकी डिस्कशन हुई है, वो आपने ऑडियो रिकॉर्ड किया है? पूरा ऑडियो नहीं है, सब कुछ का आपने कुछ ऐसा शुरुआत ऐसी हुई कि वो लोग गोंडी भाषा बोलते थे जो मुझे बहुत अच्छे से नहीं आती थी, तो मैं उसको रिकॉर्ड करता था। एक भारिया प्रजाति होती है पातालकोट में, जैसे आप जानते होंगे, तामिया के पास एक ऐसा जगह है जहाँ 12 गांव है जो बिल्कुल काफ़ी जमीन से नीचे पूरी भारिया जनजाति रहती। तो उनकी बहुत भाषा मुझे नहीं पता था, तो उनके समाज के जो अध्यक्ष थे उनसे हमारा मित्रता था, हम उनको सुना के बोलते थे इस काम को बताओ क्या बोल रहा हूँ। तो आशा ऐसा हुआ कि मैं बात भी कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, और ये वो लोग होते थे जो बुजुर्ग होते थे, कई बार उनके प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ में नहीं आते, तो उस दृष्टि से उन्हीं लोगों का मैं कर पाया रिकॉर्ड। अदरवाइज फोटो तो अभी भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन में है मेरे पास, और उसको फिर हिंदी से इंग्लिश में करना, उसका वर्ग
जानते हैं, वो सब करने का प्रयास हुआ। कितना साल लगा इस करने में? लगभग 2.5 साल लगा मुझे इसमें। अच्छा। जिसमें इंटेंसिव 1.5 साल, जैसे मैं अपने बैग में चावल और आलू लेके जाता था, बोलता था आज मैं रात में यहीं रुकूंगा, मेरे लिए आप खाना बना देना, जो भी बनाओगे मैं खाऊंगा, मेरा ये सामान आता था, ताकि उन्हें ये भी नहीं लगे कि आए हैं कुछ लाए नहीं। तो कुछ लोग तो इसी सम्मान से कि चलो शहर से आए हैं, वैज्ञानिक हैं, हम खिला देंगे, इतना उदार रहते ही थे। और मुझे तो ध्यान में आया कि बहुत डीप जंगल में जाता हूँ तो अनाज कम फल ज्यादा खाते हैं, तो मेरा तो कंसेप्ट बदला बीच बीच में कि हमसे ज्यादा समृद्ध तो ये आदमी है, राइट। 3 बार फल खाता है, हमको तो खरीद के खाने पड़ते, वो भी 1 बार खाते हैं, वो केमिकल वाला। तो 1-2 बार तो मैं भी शक कर गया कि एक टोकनी आम ऐसे खाते हैं वो लोग। तो बोले कि हाँ जो सीजन में वो खाए जाए। हमको बताते थे कि जामुन के समय में ना पेट भर के 2 किलो जामुन खा लो तो साल भर डाइजेशन ठीक रहता है। वाह वाह। मैंने कहा 2 किलो कहाँ से लाते? बोले हमारा पूरा जंगल, इतना बड़ा और लेके जंगल। तो कई जगह लगा कि हमसे ज्यादा समृद्ध तो हुए, शुद्ध उनके पास हवा है, बढ़िया झरने का शुद्ध पानी है, बाहर के शहर के लोग आते तो अपना बोतल भर के ले जाते हैं, और फल जितने जंगल में वेरिएशन जितना है ना उनके पास, वो बहुत तगड़ा वेरिएशन जो हमारे साथ देखने को भी नहीं मिलता शहरों में। वाह। तो इस रूप में तो काफी समृद्धशाली लगे, तो मतलब हार्डली मैं उनका रिस्पेक्ट कर पाया, तो मुझे अच्छा लगता है कि आज भी उनसे मेरी दोस्ती है। कई बार बोलते बच्चों को लेके आइए भैया, आप बहुत जोरदार आदमी हो सर, बोले बच्चों को लेके आना, अपने घर में ही रहेंगे और बढ़िया 1-2 दिन अपन यहीं मस्त बनाएंगे, खाएंगे, जम्मू में घुमाएंगे। तो वो लोग जमीन पे जीते हैं और वहीं पे सब कुछ करते हैं। छोटे छोटे गांव हैं उनके, और लगभग 12 गांव में से केवल 5 या 6 गांव है जहाँ गाड़ी जाती है। अच्छा। जैसे आज मतलब मैं जब काम किया तब तक गाड़ी नहीं जाती, पैदल साइकिल भी नहीं जाती, 1-2 तो ऐसे ही कि साइकिल भी नहीं जाती, पैदल ही जाना। वाह। तो हम लोग 1-1.5 घंटे में नीचे उतरते थे, और चढ़ने में ज्यादा समय लगता है, लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो वो करते थे, मतलब इसलिए मैं सोचता था कि जाऊं तो एक रात रुक के आऊं ताकि कुछ काम हो, बात हो, क्योंकि बहुत वो काम में है तो हमसे बात नहीं हो पाती थी। तो शाम का समय, सुबह का समय ये होता था, टाइमिंग देख के जाना पड़ता था, इसलिए रुकना भी बहुत बोने के समय नहीं जाते थे। अच्छा। व्यस्त है उस समय। राइट। तो वो ज्यादातर मैंने ये भी देखा कि 50% डिपेंडेंसी उनकी जंगल है, और वो More than 50%। वो लोग क्या ज्यादा फॉरेस्ट्री करते थे या ज्यादा धान करते थे? प्राकृतिक जंगल है, आधे से ज्यादा उनका स्वावलंबन या समृद्धि जंगल से। अच्छा। और आधा कुछ खाने पीने का खेती से उगा लेते हैं, चावल वावल सब, चावल और बीज भी उनके पास बहुत वेराइटीज होगी भैया। मक्के का हाइब्रिड का पागलपन मैंने देखा है। ये लोग शुरू में 5 किलो की थैली बेचते थे 250 रुपए की, आज बेचते हैं 1000 रुपए, 800 रुपए, 1200 रुपए तक। ठीक है, मतलब 250 रुपए किलो हो गया। राइट। पहले 50 रुपए किलो था। ये कौन बेचते हैं? हाइब्रिड वाले? हाइब्रिड बनाने वाले, और इनको व्यापार करना है। तो इनकी वाली कैसी है? इनके एक किसान ने कहा, बोले सर ये भुट्टा है, इसका दाना लगा लो। हमने कहा हाइब्रिड वाले दावा करते हैं कि 1 हेक्टर में, अब चूंकि हम लोग विश्वविद्यालय से तो सारा हेक्टर में बात करते हैं, तो 65 क्विंटल पर हेक्टर निकलेगा। ठीक है, 65 क्विंटल पर हेक्टर। इसमें तो किसान कहता है तो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास भी भुट्टा है, आप लगाओ 60-65 तो ये भी उग जाएगा। अच्छा। हमें लगा कुछ ज्यादा बता रहे हैं भाई, तो हमने कहा दे सकते हैं, आप बोले 1 भुट्टा ले जाओ। हमने 1 भुट्टा ला के उसको मक्का अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा में उसको भी प्रयोग करके देख लिया, वही प्रोडक्टिविटी। अरे वाह। इसका मतलब अच्छा, ये भी फिर हमने देखा जानबूझ के प्रयास पूर्वक देशी अच्छे बीजों को खत्म किया गया कि आपका बीज अच्छा नहीं है, झूठ बोला गया, बार बोला गया कि ये ठीक नहीं है। तो जो किसान उनके कहने में आ गए, उन्होंने अपना बीज फेंक दिया या पीस के खा गए, और वो बाजार का हाइब्रिड लेके आए जो बर्बाद हो गया नहीं। तो कुल मिला के जो किसान अपने भुट्टे टांग के रखता था खूब खुशहाली से और बढ़िया उतार के बीज बोता था, वो पूरी तरह से निर्भर हो गए किस पे? बाजार पे। अब वो पहले उन्होंने 50 रुपए किलो बेचा, फिर 100 रुपए किलो बेचा, आज मैं देख रहा हूँ आज 250 रुपए किलो बेच रहे हैं, और किसान की बाध्यता है कि वो बीज ले रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती किसान से भी हुई कि उसने अपनी चीज को दूसरे के कहने पे नकार दिया, बल्कि प्रमाण उसके पास था। और हम लोग की गलती है विश्वविद्यालय के लोगों की, हम बता ही नहीं पाए कि इतनी अच्छी चीज। आपके हिसाब से 71 विश्वविद्यालय ने जितना नाश किया है उतना विकास नहीं किया है? तो नहीं किया, देखिए उनको भी समझ में नहीं आया। हाँ, गलती से गलती तो कर ही रहे हैं। उनको तो ये था कि उत्पादन बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़े नहीं बढ़े, क्वांटिटी बढ़ानी है। अब तो वो ये कहते हैं कि जैसे वो जब आया हमारा हरित क्रांति जब आई, तो उस समय आवश्यकता थी हमारे देश को खाद्यान्न की पूर्ति करने की, पर इतनी भी गंभीर स्थिति नहीं थी कि उस पागलपन को 25-30 साल तक खींच ले गए। आज आवश्यकता नहीं है तो भी वही चल रहा है, इतने गंभीर परिणाम है, सब कुछ है, फिर भी उसी को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कारण समझ में आया कि इसके प्रति हमारा जागरूकता ही नहीं ध्यान में आया। और एक देखा भैया मैंने, एक ट्रैक पे जब आदमी चलता है ना तो उस ट्रैक को बदलना भी नहीं चाहता, और खासतौर से सरकारी नौकरी का आदमी क्या है, उतना ही काम करता है जितने में उसकी नौकरी बची रहे। इससे ज्यादा बहुत कुछ बुद्धि लगाना या एफर्ट करने का मन होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जब बाहर के कुछ लोग जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे
या राष्ट्र के स्तर पर कोई पॉलिसी नहीं बनेगी या उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं वो कहीं प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये सुधारने वाला भी नहीं है। क्योंकि कहीं आदमी की मानसिकता में ही आएगा ना। या हम कहले एक दो यूनिवर्सिटी को ऐसा मॉडल बना के काम कर सकते हैं, एक दो जिलों को कर सकते हैं, किसी प्रदेश को, एक प्रदेश को शुरुआत की हमने। तभी लोग कहते हैं कि वहाँ छोटी सी जगह है, पॉपुलेशन कम है, वहाँ की भी अलग अलग तर्क दे ही रहे हैं। तो आखिर हम चाहते हैं कि आदमी के लिए खेती है कि खेती के लिए आदमी पैदा हो गया? ये भी एक प्रश्न अपने से बनता है कि आदमी, हमने अपने लिए खेती की ना, अभी ऐसा लगता है कि भाई खेती करने के लिए आदमी पैदा हो गया, ऐसा उल्टा हो गया। ऐसा तो नहीं है, हम हैं इसलिए हम खुशहाली से खेती कर रहे हैं ताकि सब्जी हमको मिले, फल हमको मिले, अनाज हमको मिले, दाल हमको मिले। तो ये सोच को भी कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करना चाहिए। तभी हम वैज्ञानिक सोच के नाते बोल के ना भाषा के रूप में बोलते हैं कि वैज्ञानिक सोच, लेकिन करने जाते हैं ना तो पूरा वैज्ञानिक कार्यक्रम करते हैं। उसको कोई आईना दिखाने वाला भी बैठा नहीं है। यस, कोई आईना दिखाएं बार बार। आईना तो आप ही दिखाएंगे। आईना एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट दूसरे को दिखा सकता है। यहाँ होने के नाते हम तो कह ही पाते ना कि मेरे को तो नहीं आती थी, फिर भी भाषण देता ही था मुझसे। आज मैं कह पाता हूँ 7 साल की खेती आ रही है, इसलिए मैंने अपना त्याग पत्र दे रखा है कि छोड़ो हमको, हम यही काम करेंगे, हमारे स्वावलंबन का जिम्मेदारी हमारा है भाई। और इतनी ताकत हम में है, इतना स्किल हमारे पास है, और किसी को सीखना हो तो हम तो खुशहाली से सिखाती हैं। यहाँ जितना हमारे पास जो मटेरियल है वो हम देते ही, क्योंकि इसकी परंपरा है, हर बीज की परंपरा हो, ऐसा बीज हमारे पास हो, हर फल का एक परंपरा बनी, ऐसे फल है हमारे पास हो, ऐसी वैरायटी हमारे पास हो। अभी हम जिसकी परंपरा नहीं उस पर शोध करते हैं और उस पर नाम कमाते कि देखो हमने इतनी वैरायटी बना ली। उसकी क्या अपना जो अमृत है वो तो छोड़ दिया और बाहर के ढूंढने लगे। जो चीज 1 साल के बाद खराब हो खत्म हो रही है उसके पीछे भाग रहा है। उसके पीछे भी भैया टोटल व्यापार है, टोटल व्यापार। और कुछ मतलब बेस जो रीजन है ना, पूरा मतलब कहते ना लालच प्रवृत्ति जो कहले, हर चीज को भोगना, हर चीज को कंज्यूम करने की जो मानसिकता है, उसी के कारण। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ मानसिकता को ठीक करेंगे तभी ठीक होने वाला। बहुत बढ़िया। ये आपने जो मैसेज दिया है, मेरे ख्याल से भारत की जितनी भी एग्री साइंटिस्ट है जो आपसे डेफिनेटली एग्री करेंगे, और शायद वो भी अपनी पीएचडी की तैयारी करेंगे और शायद अपने 24 गांवों को ढूंढेंगे और शायद कुछ अमृत वहां से निकाल के हमें देंगे। बहुत ही बढ़िया लगा। एक सजेशन मेरा ये भी था क्योंकि 264 आपने जो चीजें ढूंढी है, जो भी हम उसको वीडियो बुक भी बना सकते हैं, मतलब एक तो आपके जैसे एफर्ट्स होंगे। हाँ, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हर पॉइंट पे आपका जो उसका जो जर्नी थी उस पॉइंट की, उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे भाषा वाला भी है तो हम प्ले कर देंगे ऐसा कुछ करके। एक पॉइंट को हम 264 वीडियो बना सकते हैं छोटे छोटे। तो उसमें क्या होगा कि जो ज्यादा अच्छा होगा ना वो उस क्षेत्र में तो फैल जाएगा अच्छे से, मतलब जिस क्षेत्र की जैसी जरूरत होगी वो उस पिकअप कर लेगा, उसको पिकअप कर लेगा। अभी आवश्यक नहीं कि सारी चीजें सभी के लिए उपयोगी एक साथ उसको बंडल दे देते हैं तो वो खोलेगा नहीं शायद। उसको हाँ ये मेरे काम का भाई, हाँ तो वैसा ही होता है। हाँ, तो ये हम करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी जो चर्चा हुई थी, पिछली चर्चा बहुत ही शानदार हुई थी। आपने इतनी सारी बातें कम टाइम में हमें बताई। अभी मैं सबसे पहले तो इतना क्यूरियस हूँ आपकी वो रिसर्च के लिए कि वो जो रिसर्च आपने 265 या 264 जो आपने बातें रिसर्च की 2.5 साल में, वो सब आपने एक किताब के फॉर्म में कंपाइल करके रखी है। वो किताब एक बार देखना चाहूंगा। दूसरी बात, हमारे मित्र जो दुनिया भर में हैं, जो शायद ये किताब जल्दी पढ़ ना पाए या जल्दी उनको हासिल ना हो, तो उनके लिए आप जितनी बातें इस किताब में बता सके वो हम सुनना चाहेंगे जी। तो किताब का ये इसे हम अपना रिसर्च कहते हैं, रिसर्च थीसिस कहलाता है, जो कि पीएचडी के लिए एक रिक्वायरमेंट होता है। तो इसको मैंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से डॉक्टर डीपी राय सर है, उनके मार्गदर्शन में पूरा किया और बहुत गजब का मार्गदर्शन मिला। काफी जुझारू व्यक्तित्व, बहुत ईमानदार व्यक्तित्व, और मुझे लगता था कि बहुत सोच समझ के उन्होंने चूज करते थे कि किस स्टूडेंट को लेना है। मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में मैंने अपना ये अनुसंधान पूरा किया। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम आपकी वाणी से ही इस किताब को जानना चाहेंगे कि यू आर द बेस्ट गाइड टू टूर थ्रू योर बुक। जी हाँ, बिल्कुल, निसंदेह। बहुत मतलब मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि ये रही कि इस थीसिस को लेने के पहले, इस टॉपिक को लेने के पहले ही काफी लोगों ने कहा कि देखो आपको पीएचडी करनी है, कोई आसान सा विषय लेना है। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, उस काम को किया जाए जो मेरे अपने लिए उपयोगी होगा और आने वाले जनरेशन के लिए उपयोगी होगा। तो मेरा ये शायद 2.5-3 साल समय लगाना सार्थक है, वरना इतना समय लगा के केवल एक उपाधि ले लेना शायद मैं अपने साथ धोखा करूंगा।
तो इतना ईमानदारी से जब मुझे बात लगी तो मैंने अपने जो हमारे गाइड हैं डॉक्टर डीपी राय सर से बात की, तो बहुत खुश हुए। तो बोले बेटा चिंता मत करो, टॉपिक कितना भी कठिन हो आदमी के बस में होता है, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगी। तो उनके मार्गदर्शन में जो काम किया वो मूलतः मध्य प्रदेश के 2 जिलों में बैतूल और छिंदवाड़ा जिले को लिया। और जब मैंने देखा कि खेती से जुड़े जो देशी तकनीकी ज्ञान है जिसको हम इंडिजिनस टेक्निकल नॉलेज कहते हैं, उसका अगर पता लगाना है तो मुझे इंटीरियर के गांव लेने पड़े। जहां मैं किसानों से बात करता था तो लगता था कि हाँ इनके पास अभी भी कुछ ऐसी तकनीक है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान का भंडार है जो शायद अभी हम लोगों को भी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने तक हमको मिला नहीं। तो इस दौरान जो प्रमुख आईटी के या देशी तकनीकी ज्ञान मुझे मिला वो मेरे अपने लिए चौंका देने वाला था। जिसे एक देशी तकनीकी ज्ञान नहीं मिला, हर तरह के हम ज्ञान को जमा किए, जैसे मुर्गी पालन से जुड़ा, भूमि को ठीक करने वाला, पशुपालन से जुड़े, पशुओं के बीमारियों को ठीक करने वाला, फसलों की किस्मों का, और जो देशी उनकी किस्में दी और फलदार वर्षों का, तो कोई भाग छूटा नहीं। तो एक बात ये ध्यान में है कि किसान जब खेती शब्द सुनता है तो वो उसके पूरे जीविकोपार्जन का जुड़ा हुआ मामला है। उसके पूरे परिवार को चलाने के लिए जितनी भी भोजन चाहिए, जितना आहार चाहिए या जितनी भी आवश्यकता है उसी से पूरा करता है। तो इतना तालमेल और संतुलन मुझे दिखा। तो एक एक करके अगर हम उसको देखें, खासतौर से उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, बहुत अभी भी आज उसकी ज्वलंत आवश्यकता है। और कुछ हाइलाइट्स जिसको हम कहते हैं, निचोड़ कह सकते हैं पूरे अनुसंधान का, वो ये निकला जैसे जमीन को कैसे हम बहुत उपजाऊ बना के रखें। तो ये देखा कि लगभग एक ही जमीन के टुकड़े पे 3 से 4 तरह की फसलें लगाई जा रही। तो ये इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि एक तो रिस्क उनका ज्यादा नहीं है, किसी बहुत बारिश हो गया तो कोई एक फसल खराब हो गया, कम हुआ तो दूसरा बच गया। तो कम से कम 4 फसल लगाते, उसमें उनका तर्क ये है कि हमारी जमीन बंजर नहीं होगी, उपजाऊ बनी रहेगी, एक तर्क ही है। और वो देखते हैं कि जो फसल ऐसा लग रहा है कि जिसके फलिया फूल नहीं आए तो उसको उसी को काट के नीचे मल्चिंग जैसा बिछा देते हैं। अच्छा जी। तो मल्चिंग मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत नई बात नहीं, पुराने लोग भी ऐसा करते थे। जब 4 फसल ले रहे हैं तो देखते हैं एक में अगर फूल नहीं आया, किसी कारण से ज्यादा पानी से खराब हो रही है, उसको मल्च कर तो काट के वहीं छोड़ देना। तो कहते हैं कि अगले फसल में जब खेत बकरेंगे तो वो हमारा खाद हो गया। तो इतना उनके पास जानकारी है ही। जब इसी क्रम में जब मैं फसलें देखते देखते आगे गया तो देखा कि एक खेत ऊंचा था और एक खेत काफी नीचे है। अब वो ऊपर के खेत से जब पानी नीचे जाएगा तो हमारे यहाँ तो अभी हम कहते हैं कि किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हो, तो वहाँ छोटे छोटे पाइप नुमा बांस के टुकड़े, 2-2 फीट के बांस के टुकड़े जगह जगह लगा रखे हैं, ताकि जब भी पानी बहे तो बांस के पोले टुकड़ों से लगभग 2-2.25 इंच मोटे पाइप के टुकड़ों को लगा रखा है, ताकि पानी उस पाइप के टुकड़े से निकल जाए। उस समय कहीं गांव में पाइप तो मैंने देखे नहीं। ये बैम्बू पाइपिंग सिस्टम, तो वो उसी से पाइप बना के एक खेत में ज्यादा पानी हो गया। तो वहाँ पे तो मोटे बैम्बू नहीं होते, छोटे पतले छोटे होते हैं, 2-2.25 इंच, इससे ज्यादा मोटे होते हैं। तो उसी को 2-2-1.5 फीट के टुकड़े बना के गाड़ के छोड़ देते हैं। तो बोले हमारा बिना मिट्टी कटे। देखिए मुझे खुशी इस बात की है कि वो अपने मिट्टी के प्रति भी कितना सजग है कि हमारा मिट्टी कट के नदी नाले में ना चला जाए। ये एक बात। दूसरा एक ये कि जब वो खेत को बखरते हैं तो अक्रॉस द स्लोप, कभी हमने नहीं देखा कि स्लोप की दिशाएं बखरते हैं। अब इसको हम रिसेंट टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन मुझे तो उन गांव में देखने को मिली जहां शायद कोई इसके पहले ना तो कोई कृषि विभाग का अधिकारी पहुंचा हो, ना किसी विश्वविद्यालय का वैज्ञानिक पहुंचा हो। तो वहां भी एक किसान ऐसा कर रहा है, मतलब उसको ये जानकारी है कि अपनी मिट्टी को हमको बचाना है। और जितना पत्थर निकलता है वो मेड़े पे लगाते हैं ताकि मिट्टी कटे तो मेड़े पत्थरों के साथ चिपक। और जैसे एक यात्रा, मुझे तो लगता है कि मैंने अपना अनुसंधान एक यात्रा जैसी लगती है मुझे, कि 2-2.5 साल की एक यात्रा मैंने की, हर जगह चौंकाने वाली चीजें मुझे मिली। ये 2.5 साल जब आप यात्रा कर रहे थे तभी आप नहीं, लगभग 1.5 साल की यात्रा रही। जो ये कह रहा था तभी आपकी जॉब साथ चल रही थी क्या? मतलब वो जो मैनेजमेंट का काम कर रहे थे। हाँ, उसके साथ साथ मेरा ये जॉब के साथ ही मतलब सैटरडे संडे जाते थे? नहीं, सप्ताह में 3 दिन मेरा फिक्स था। अच्छा। फ्राइडे को निकलता था, सैटरडे संडे की रात तक लौटाना। तो ऐसा फिक्स था मेरा कि 3 दिन करना ही है। और यही कारण था कि मतलब मैंने उसी समय कंप्यूटर खरीदा कि सारा थीसिस मैं खुद टाइप करूंगा। अरे वाह। तो घर पे लगभग रात को 2-2:30 बजे तक रोज 1.5-2 तो बजता ही था। ऐसा 6 महीने हुआ कि सारी चीजों को मैंने खुद अपने हाथ से टाइप करके सेटिंग वाला तक काम किया। फाइनली एक बार मैं उसको डिजाइनिंग पार्ट ऑफ इसे अपने एक मित्र को दिया, अदरवाइज उसको टाइपिंग वर्क भी पूरा किया। तो हम बात करते थे जब किसानों के यहाँ ढूंढने निकलते हैं तो जरूरी नहीं कि हम जो पूछे वो किसान बताए, हमें उनके साथ बात करना है, उनके खेतों में घूमना है।
वो क्या क्या कर रहे हैं वो हमको क्रमशः एक एक करके वो बताते जाते हैं। ये हमको लगता है कि हमने कुछ कैटेगरी कर ली। जैसे फिर उनके घर में जाके देखा तो घर में देखा जिस तरह से हमारा डाइनिंग टेबल होता है ना, बैठ के हम खाते हैं, तो कहते हैं गाय को जब हम चारा देते हैं, भूसा देते हैं, तो उससे लगभग जमीन से 2.5 फीट उठा हुआ एक स्टैंड जैसा बनाते हैं और बड़े खोखले ऐसे पेड़, चौड़े चौड़े पेड़ होते हैं जो ऐसे यू आकार का कटाव बना के उसको लकड़ी पे खड़ा करते हैं। अच्छा। और उसमें वो सानी वगैरह खिलाते हैं। अच्छा। हमने कहा ये 2 फीट उठाने की आवश्यकता क्या है, आराम से झुके खा सकती। जितना वो कंफर्टेबली 2 फीट पे उठ के खाएगी वो उतना अच्छे से खा पाएगी, पूरा खाएगी, उसको स्ट्रेस नहीं होता खाने में। तो मुझे तो बड़ा ये नया पॉइंट है, क्योंकि हाँ। आजकल तो क्या चल रहा है कि जमीन पे रख के खिला दो, ज्यादा कुछ हो, ये बनेगा वो बनेगा, और ये लोग 2 फीट ऊंचा और बकायदा ऐसा चौड़ा रहता था, लगभग 1.5 से 1.5 फीट, उसमें सारा बोलते हैं वन पीस होता था, दोनों तरफ से बंद। उसमें फिर घर में जो महिलाएं हैं, खाना खाने के बाद जो भी अनाज बच गया उसको धो के उसका पानी भी वहीं डाल देती थी। अच्छा। ताकि वो किसी भी तरह से कोई वेस्टेज ना हो। अच्छा। फिर उनके घर में बैठे बैठे एक चीज और देखी, उनके यहाँ मुर्गियां भी खुल रही है, तो मुर्गियों को संभाल के रखना उनके लिए बड़ा कठिन काम लगता है, क्योंकि वो जंगल के पास रहते हैं और कुत्ते भी उनके गांव में हैं। तो मिट्टी के जैसे चूल्हे होते हैं, ऐसा एक लगभग 2.5 से 3 फीट का एक ऐसा अलग अलग होल रहते हैं उसमें। अच्छा। मतलब एक छोटा होल रहेगा जहाँ केवल चूजे रहेंगे, बड़े मुर्गियों के लिए बड़ा होल रहेगा, और वो ऊपर से जाली लगी रहेगी और इधर से पत्थर लगा रहेगा। शाम को सारे चूजे मुर्गियां अंदर रहेगी, पत्थर लगा देंगे, तो आराम से उनका वो कहते हैं कि हमारा ये पिंजड़ा है मुर्गों को उसको रखने का। और वो कितना भी गर्मी पड़े कोई दिक्कत नहीं, कोई जानवर उसको नहीं खाता, ऊपर की जाली लगी रहती है और बड़ा सा पत्थर उसको पैकअप करने के लिए होता है। ये उनका कहना। और उनसे कहते हैं कि आपके गाँव में भी इतना सारा मुर्गी रखा है, कोई बीमारी होती होगी, कुछ क्या करते हैं आप लोग? तो कहते हैं हम कुछ नहीं है, गर्मी के दिनों में इसको छाछ पिलाते हैं मुर्गियों को छाछ। तो हमारे यहाँ जब भी छाछ पी ज्यादा खट्टी छाछ हो गई तो वो उसको पिलाते हैं। खट्टी छाछ पीती है? छाछ एक प्लेट में डाल देते हैं, तो वो कहते हैं कि इसको किसी तरह की बीमारी नहीं होता। ये एक उनका। फिर छाछ से और प्रश्न पूछा कि छाछ का और क्या क्या उपयोग करते हैं, तो कहते हैं जब लहसुन बोते हैं तो लहसुन बोने के पहले कम से कम 1 घंटे उसको छाछ में डुबा के रखते हैं। लहसुन की कलियां, बड़ा एक होता है, हाँ। उसकी कलियां हम खोल दें, उन कलियों को लगभग आधा घंटा उस छाछ में डुबा के रखें, पतला थाली में, तो डुबा के थाली में भिगा के रखें और उसको तुरंत लगाना है, क्योंकि ज्यादा देर अगर भीगा रहा तो छिलका निकल सकता है, और छिलका निकल जाए तो जर्मिनेशन नहीं होता। ये जानकारी उनको भी है। मुझे डाउट हुआ कि आप छाछ में डुबाओ तो खुल जाएगा, जर्मिनेशन नहीं होगा। बोले आपने किया नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हो, हम जब करेंगे तो बताएंगे, ऐसा डुबा के रखे लगाइए। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले इसमें जब बत्ती लगने के बाद उसमें कीड़ा लगता है वो नहीं लगता। अच्छा, वो नहीं लगता, वो नहीं लगता। फिर हमने कहा ऐसा ही आप अलग अलग बीजों को उपचारित कैसे करते हैं? दवाई तो आप बाहर से लाते नहीं है, ये आपको पता ही नहीं है। तो कहते तुअर हमारे यहाँ बहुत होती है, तुअर में एक बीमारी आती है विल्ट, और होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, होने के पहले ही सारा इलाज है। तो केरोसिन के ऑयल से उसको ट्रीटमेंट करते हैं, जो घासलेट है केरोसिन कहते हैं वो लोग, उसको हल्का सा तुअर के बीच में लगा के उसको बोते हैं। तो उससे उनका कहना है कि बाद में जो विल्टिंग की प्रॉब्लम आती है, जिसको उगरा रोग बोलते हैं वो लोग अपनी भाषा में, वो बीमारी तुअर की फसल में बाद में आती नहीं है। तो ये उनके पास उपलब्ध होता ही है, मतलब केरोसिन वगैरह जो है। केरोसिन में वो क्या बीज को डुबोते हैं? हाँ, एक ऐसा लेयर, ऐसा केरोसिन को लेके बीच में ऐसा हाथ से लेयर बना देते हैं, तो वो करता है। फिर ऐसी बात है कि घर में और कौन सी चीजें जो कीड़े बीमारी के लिए बचाते हो, तो कहते हैं कि हमारा मक्का बहुत होता है। मक्के के जो छोटे छोटे दाने निकल के, भुट्टे से दाने निकलने का उसको गिल्ली बोलते हैं। अंदर का जो फूड बचता है दाना निकलने के बाद, उस गिल्ली, ये गिल्ली सामान्यतः मक्का पकता है सितंबर अक्टूबर में, ठंड आने की शुरुआत में। तो ठंड आती है तो वो गिल्ली जो है उसको जलाते हैं, हाथ भी सेक लेते हैं, और उसकी जो राख है वो राख किसी भी तरह का माहू या रस चूसने वाले कीड़े के लिए दवा है हमारी। तो उन्होंने बताया बड़े बड़े टोकरे भर के रखे थे। तुमने कहा इस राख का क्या करेंगे? बोले राख कंडे की राख नहीं, चूल्हे की भी नहीं है, ये वो राख है जो मक्के की गिल्ली से हमने तैयार की है। तो सेम के ऊपर माहू लग जाए, जो मक्के की गिल्ली जो आपने सीड, हाँ, जो कचरा जैसा बच जाता है, हाँ, उसका राख है, उसको जला देते, बहुत तेजी से जलता है। अच्छा। तो उसकी जो राख बची, उसकी राख को सेम के ऊपर, पालर के ऊपर या सरसों के ऊपर जिसमें माहू ज्यादा लगता है, रस चूसने वाले कीड़े, उसके ऊपर वो भड़क दें। तो उनका कहना है कि ये राख इतनी तेज होती है कि इसको भड़कने से किसी तरह का माहू अटैक नहीं करता। नहीं, हाथ से ऐसा छिड़कते हैं, हाथ से छिड़कते हैं, बस ये। फिर उनसे पूछा कि जैसे आप ये राख छिड़क दी आपने,
फिर एक बात हमने ये भी किया हमसे कि आप लोग और क्या उपयोग करते हैं कीड़े और बीमारियों से बचाने के लिए। और तो उन्होंने कहा कि हमारे गेहूं के खेतों में चूहों का बड़ा दीमक का बड़ा आतंक रहता है। वो कुछ वाली बिल्कुल सूख जाती है, समझ में नहीं आता क्या, वो उठा खींच के देखते हैं तो हाथ में आ जाती है। हाथ में इसका मतलब है कि नीचे से चूहे ने काट दिया। तो चूहे के लिए दीमक से काटा, सॉरी दीमक ने काट दिया। तो दीमक का उपाय उनके पास बड़ा अच्छा है। ये जो मक्के की गिल्लियां हैं, ये मक्के की गिल्ली मटके में भर देते हैं आधी, और उसमें पानी भर देते हैं। उन्हें नहीं पता कि मक्के की गिल्ली में सेल्यूलोज होता है, क्या होता है, बट वो ये कहते हैं कि जब पानी में गिल्लियां डूबी रहती है और एक्स्ट्रा पानी मटके से निकल जाता है तो सारी दीमक, लगभग आसपास के आधे बीघे की दीमक इस मटके में आ जाती है, मर जाती है, उस मटके में आ जाती है उस गिल्ली का खाने के लिए। तो मुझे समझ में आया कि शायद सेल्यूलोज ज्यादा होता है, जैसे कागज हम जमीन पे फेंक दें तो वहां दीमक आ जाती है। तो वो लोग मटके में उसको पानी भर के रखते हैं और पूरी दीमक वहां आ गई। अब उसको वहां जला देते हैं, सूखे पत्ते या लकड़ी डाल के उसको जला देंगे। ठीक है। तो इस तरह से दीमक को कंट्रोल करने के लिए बिना किसी केमिकल के ये बड़ा एक अच्छा उपाय वो लोग इसको करते हैं। इसके अलावा ये ध्यान में है कि जैसे गराडी की हमने कल बात की थी कि गराडी की टहनी अगर वो गाड़ दें तो उससे उस खेत में कीड़े बीमारी कम लगते हैं। उसका एक प्रयोग हमने ये देखा कि जिस पेड़ के नीचे या जंगल में हम उसके गए, उस पेड़ के नीचे कोई वनस्पति पैदा नहीं होती। तो ये भी ध्यान में है कि उसमें क्लोरोफॉर्म या और केमिकल से रिलीज होते हैं। टहनी गाड़ना या पत्ते का पूरा काढ़ा बना लेते हैं, पत्ते को पानी में डुबा के 7 दिन तक पूरा काला रंग उसका हो जाता है। उसका जो पत्ती का जो वो निकाला, रस निकाला इन्होंने, उसको निचोड़ के उसको डाइल्यूट करके फिर स्प्रे करना खेत में। तो हम कहते थे कि आप स्प्रे कैसे करते हो, आपके गाँव में तुमने कहीं वो डिब्बा देखा नहीं जिसको हम लोग अपनी भाषा में स्प्रेयर बोलते हैं। तो बोले हमारे पास झाड़ू होता है, हम बाल्टी में ऐसा झाड़ू डाल के छाप मार झड़कते जाते हैं। तो ये भी देखा हमने कि जितना जोत बहुत बड़ा नहीं होता, अगर 6 परिवारों का भी 6 सदस्यों का कोई परिवार है तो अधिकतम 3, 3.5, 4 एकड़ में वो बहुत खुशहाली से जी पाता है। तो ये ध्यान में है कि अपने खेती से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उनकी महिलाओं का काम अलग है, जैसे बीज को संभालने वाला। तो फिर उनसे हमने बात की कि जो कठिन काम है ये सामान्यतः पुरुषों को अगर कहें कि बोने का काम वो कर लेते हैं, कटाई का कर लेते हैं, लेकिन बीज को काटने के बाद पूरा संभालने का काम आप लोग करते हो, तो इसको कैसे संभाल के रखते हो। तो सामान्यतः हर आदिवासी घरों में हमने देखा मिट्टी के कुठले बोलते हैं या मिट्टी के बड़े बड़े कोठियां होती हैं जो पूरी मिट्टी से लिपी होती है। ऊपर से डालने का जगह होता है, नीचे से निकालने का जगह होता है। वो कहते हैं कि इसमें 4-4 साल भी अगर भरा रहे तो एक दाना इसका खराब नहीं होता। तो जब वो कोठियां भीतर अंदर देखने गए तभी देखा कि घर में एक बांस टंगा हुआ, उसमें मक्के के भुट्टे टंगे हुए। तो मक्के के भुट्टे घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। वो कहते हैं घर के बाहर पूरा ऐसा कोन शेप में, तो ऐसा पूरा कोन शेप में पूरे मक्के के भुट्टे ऊपर से नीचे बांध के रखते हैं। केवल 2-3 छिलके ऊपर के निकाल के बांधने के काम लेते हैं, बाकी पूरा जो उसके आउटर कवर है उसमें लगा होता है। वो कितना भी पानी गिर जाए, उनका कहना है कि एक दाना भी भीगता नहीं, ये उनका खासियत है। और वैसे भी बारिश अगर नवंबर दिसंबर की हो या जनवरी फरवरी की होती है उतनी हेवी रेंस होता नहीं है। तो मक्का सामान्यतः नवंबर में निकाल के इसको संभाल के रखते हैं लगभग मई तक, अप्रैल या मई तक। 2 क्रॉप लेते हैं, ज्यादातर किसान 1 क्रॉप लेते हैं, ज्यादातर। वो जो ऐसे किसान है जो नदी नाले के पास में है तो वो पूरे कल्टिवेटेड एरिया के कुछ भाग जहाँ पानी की सुविधा है वहां वो लेते हैं। लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी मिला जहाँ साल भर उनको खूब पानी है। तो उनकी मतलब मुझे वो प्रैक्टिस बड़ी अच्छी लगी, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप कैसे करना है ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये ध्यान में है कि सबसे ज्यादा पानी जहाँ अवेलेबल है वहां गन्ना लगा देते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मतलब इतने इंटीरियर में भी गन्ना कहीं मिलेगा, मुझे सोचा नहीं था। लेकिन हमने पूछा क्यों लगाते हैं, तो बोले हमारे खाने को मिलता और ये सबसे अच्छा फसल ये होता है, कितना भी पानी आ जाए वहां से गीला होता हुआ ही निकलता है, ये खेत हमेशा गीला रहता है। तो हमको लगा कि यहाँ गन्ना सबसे अच्छा होगा। तो उनका वो क्राइटेरिया बड़ा आकर्षक लगता है। और हर पानी के नाली के पास में वो फलदार वृक्ष लगाते, मतलब मुझे भी लगा कि इतने बड़े जंगल में रहने के बाद इनको फलदार वृक्ष लगाने की जरूरत क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि एक हाथ नींबू हमारे पास होना चाहिए, एक हाथ कटहल हमारे पास होना चाहिए। तो क्योंकि अभी भी उनका कहना है कि जंगलों में ये नहीं मिलता, बोले अच्छा हमें हर्रा मिलेगा, बहेड़ा मिलेगा, बल्कि नींबू की जगह चकोतरा बड़ा बड़ा और फल वाला मिल जाता है, चकोतरा मिल जाता है, बहुत टेस्टी होता है। हाँ, चकोतरा तो बहुत बढ़िया मिलता है, वो मिलता भी है। और लेकिन ये कहते हैं कि ये हमको अभी जैसे हम शहर जाने लगे तो क्या लाएं, तो हमको 2 ही चीज अच्छी ठीक लगी अभी, एक तो पपीता जो हमारे जंगलों में नहीं होता है, और दूसरा आपका नींबू। जंगलों में पपीता क्यों नहीं होता? जंगलों में पपीता बहुत छोटे छोटे देखे हमने, जो हमने बहुत मतलब लगभग
4.5-5 फीट। अच्छा। और वो छोटे छोटे फल है उसके, वो भर है, मतलब अपने यहाँ जो जितना वो है। छोटे तो स्वीट भी होते हैं ज़्यादा? बहुत आइडिया नहीं था, जो मतलब मैं जब देखने गया, टेस्ट करके तो नहीं देखे, लेकिन हाँ छोटे होते हैं और साइज भी छोटे। वो नेचुरली आए हैं, वो किसी ने लगाए नहीं है? नहीं, वो फल खा के जो परंपरा बनी उसी से। वो गिर गया। और ज्यादातर ये कहते हैं कि हमारे पपीते के पौधे तैयार कहाँ होते हैं? हमारे घोड़े पे। ओके। वो हम जैसे नर्सरी बोलते हैं इसको, उनका जो हर किसान के पास 1-2 गाय, बकरी होगी, मुर्गा मुर्गी होगी, कुत्ता होगा, ये उनका डिजाइन है। ये परिवार के सदस्य की तरह उनको रखते भी हैं। घोड़ा मतलब जहाँ गोबर को एक गड्ढे में जमा करते हैं लोग, उसमें एक छोटा सा गड्ढा रहेगा, वो घर के बिल्कुल पीछे या पास में ही रहेगा, वहां सब गोबर डालते जाएंगे, वहां ये सब बीजा फल खाए हुए सब वहां डालते हैं, तो वहां जो पेड़ उगेंगे तो उनका काम है वहां से उठा उठा के, थोड़ा बाड़ी बोलते हैं ज्यादातर आदिवासियों को देखा, जो खासतौर से गोंड या कोरकू या भारिया, 3 आदिवासी समाज के साथ जो मैंने काम किया, तो भारिया के साथ तो अल्टीमेट देखा कि बाड़ी बहुत खूबसूरत होती है। मतलब जितना बड़े एरिया में घर होता है उससे कम 20 गुना पीछे उसकी बाड़ी होती है। घर बिल्कुल रोड पे मिलेगा, लेकिन घर के बगल से जाने का रास्ता होगा छोटा सा, वहां से आप धीरे से जाएंगे, पीछे बहुत खूबसूरत बाड़ी मिलेगी, जहाँ सेम उसके किचन गार्डन अपन कह सकते हैं, उसको बाड़ी कहते हैं। तो बढ़िया पूरी बबूल के लकड़ी से फेंस होगा, उस फेंस पर पूरा उनकी सेम लगी रहती है, वो सेम उनके खाने के काम होगी। नीचे बढ़िया मक्का लगा रहेगा, वहीं पे उन्होंने बूढ़े में से जो पेड़ तैयार मिल गए उनको, वो वहां उन्होंने लगा दिया। हमको मीठी नीम लानी पड़ती है, वो कहते हैं कि हमको तो मतलब जंगलों में हजारों मीठी नीम मिलती है, तो हम उसको लाते हैं जिसको एक बार ऐसा हाथ पकड़ लिया, उंगली से पत्ती दबा दी, तो शाम तक खुशबू आनी चाहिए। अगर वो पत्ती हमको मिलेगी तो उस पेड़ को हम अपने घर के बाड़ी में लगाते हैं। तो ये बड़ी यूनिक चीज है कि उसकी पहचान भी उनको अच्छी है। भले ही उनको ये नहीं पता कि किस कारण से उनका बहुत ज्यादा गंध आ रहा है, लेकिन उसकी कुछ पहचान तो कि एक बार हाथ में लगा दे तो शाम तक उसका गंध बना रहना चाहिए। बारिश के समय जब जाने का मौका मिला तो उनका कहना है कि मतलब इतने कॉन्फिडेंटली वो कहते हैं कि बारिश होने वाली है। कई बार लगता है कि ह्यूमन बॉडी जो है या ह्यूमन बीइंग अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, अगर हम पहचान पाए तो, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट हमने ही बनाए, तो हमसे ज्यादा बड़े तो हो नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हम अपने ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी को कहीं भूल गए, तो मशीनों पे ज्यादा भरोसा करने लगे। ठीक है, उसका अपना एक्यूरेसी होगा ही, और वो कहीं ना कहीं उसके आधार पर चलते हैं, पुराने डाटे के आधार पर चलते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो उनका ये कहना है कि जब पीले और लाल रंग के बादल हो, लाल ज्यादा हो तो ओले गिरेंगे, पीला कम है तो ओले गिरना, लाल ज्यादा है तो ओले गिरेंगे, पीला ज्यादा है तो ओला नहीं गिरेगा, बारिश होगी। और हवा चलती रहेगी तेज तो बारिश नहीं होगी। तो जो बात हम देशी तकनीकी ज्ञान जो कि किसानों की एक तरह से उन्हीं की वो है, उनकी संपत्ति है, और जो वो परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक दे रहे हैं, ये एक बात बहुत ध्यान आई कि जितनी भी देशी तकनीकी ज्ञान है ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से या बड़े बुजुर्गों से बच्चों तक पहुंच रही है। और उसके अभी तक बने रहने का एक बड़ा कारण ये भी है कि वो उसको अमल कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो बुजुर्ग अगर बच्चों को बताएं तो शायद वो आने वाले 2-3 पीढ़ी के बाद खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इसका बड़ा कारण है जैसे दादाजी किए वैसे उनके पिताजी कर रहे हैं, वैसे ही बच्चा कर रहा है। तो ये एक बड़ा लिंक पकड़ में आया। इस लिंक को पकड़ने में भले ही वो मुझे लगा कि तकनीकी नहीं है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी तकनीकी का फैलाव या बने रहने के लिए क्या आवश्यक है, उसके अमल में लाना आवश्यक है। ये एक बड़ी बात ध्यान में आई। तो एक छोटी सी घटना जो उस दौरान जब मैं ये देशी तकनीकी ज्ञान को कलेक्ट कर रहा था या एक तरह से खोज रहा था, तो ये एक बड़ी बात ध्यान में आई कि उस गांव, जिस गांव में मैंने ये काम किया, उन गांव के बच्चे भी उस चीज से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। अगर कोई चीज मुझे उनके पिताजी या उनके दादाजी ठीक से नहीं बता पाते थे तो मैं बच्चों से पूछता था, और मुझे आश्चर्य इस बात का था कि बच्चा भी कहीं ना कहीं उस तकनीकी ज्ञान से जुड़ा हुआ रहता था। तो एक जैसे गांव में नाले बहते हैं, तो नाले के किनारे क्या लगाया जाए, क्या छोड़ा जाए, तो एक तरह से गांव में ये अपराध माना जाता है कि नाले या नदी के किनारे के पेड़ काट लिया या उसको छाट दिया, ये अपराध माना जाता है। तो मुझे लगा ये तकनीकी है या क्या है, ये सूचना है या परंपरा है। तो बाद में ध्यान में आया कि एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है कि हमारे जो नदी नाले हैं जो बह के कई बार खेत की मिट्टी को बाहर ले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जंगल से 4 पेड़ काट लो बेटा, लेकिन नाले के पास का 1 पेड़ नहीं काटना। तो पहले दौर में मुझे लगा कि एक सूचना है, ये एक जानकारी है। बाद में धीरे धीरे ध्यान में आया कि मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए कितना अच्छा उन्होंने इस तरह का प्रबंध कर रखा है।
सॉइल इरोजन को रोकने का कितना अच्छा बड़ा प्रबंध है कि 4 पेड़ आप जंगल से लाने के लिए हम स्वीकृति देंगे, लेकिन एक भी पेड़ आप नाले के किनारे का नहीं काटेंगे। उसी तरह से एक चीज जो मैंने देखी कि एक पौधा कितनी तरीके से काम आता है। जैसे एक ही फसल है जिसको हम कहते हैं अम्बाड़ी, जो लगभग विलुप्त प्राय है, लेकिन लगभग हम यहाँ भी हम देख रहे हैं, पिछले 4 साल से खेती कर रहे हैं। तो उस पेड़ को लगाते हैं, बारिश जैसी बारिश शुरू हुई उसके बीज वो दानों से लगाना शुरू करते हैं, या उनके पास जो देशी जो सीड वो थी, बोने की मशीन थी जिसको वो टिफन बोलते थे, उससे वो बोते थे। तो देखा कि जब तक वो 2-2.5 महीने की होती है, 2-2.5 महीने से लेके 5 महीने की उम्र तक उसके पत्ते सब्जी के रूप में काम में लगते हैं। बाद में उसके बारे में और जानकारी लगाई तो पता लगा कि उसके पत्तों में बहुत बढ़िया आयरन कंटेंट, बहुत बढ़िया कैल्शियम कंटेंट, और वो खट्टा होता है तो लगभग काफ़ी सारा हमारे और सब्जियों का सब्स्टिट्यूट है, या सब्जियों में हर सब्जी में उसको डाला जा सकता है। ये खूबसूरती है। वो जब लगभग जून में बोते हैं तो 15 नवंबर के आसपास उसमें फूल आना शुरू हो जाता है, बहुत बढ़िया डार्क लाल रंग के। तो उन फूलों की पंखुड़ियों को निकाल के वो अपने उपयोग के लिए उसको पाउडर बना के रखना, या उस तरह के बहुत सारा प्रिजर्व करके रखने वाले काम को करते हैं। और जो बाकी डंठल बचा, हम बोलते थे उन्हें कि आपने फूल तोड़ लिया, पंखुड़ी निकाल ली, तो आप तो बोले नहीं, हम माने उनका एक बहुत ध्यान गया कि जिस चीज को हम बो रहे हैं वो बीज हमारे पास बचा रहे, परंपरा बनी रहे। तो वो सिंपली पंखुड़ी निकले हुए फल को अगर संभाल के रख लें तो फल को गर्मी पाके जब वो फूटता है तो उसमें से बीज बाहर आ जाता है। तो इस तरह से उनके पास बीज भी बच गया, और बाकी जो टहनी बची उसको नाले में दबा के रखते थे, उससे बहुत बढ़िया रेशा बनाते थे। तो देखा मैंने, तो उन्होंने जिस खटिया पे मुझे बिठाया, बातों बातों में बताया कि जिस खटिया पे बैठे हो वो इसी सन के अम्बाड़ी के जो लकड़ी है, अम्बाड़ी के रेशे से बनी हुई खटिया है। तो वहाँ देखा कि बच्चों के पास वो 3 टांग वाला ऐसा लकड़ी का एक औजार होता था, जिससे वो उस सन के रेशा जो है, सन का रेशा, अम्बाड़ी का रेशा, उससे धागा बनाते थे, और उससे आगे चल के फिर वो सुतली या मोटी रस्सियाँ बनाते थे। तो पूरे गांव में कहीं ये नायलॉन या प्लास्टिक का रस्सी देखने को नहीं मिला। तो एक क्यूरियोसिटी थी कि बाजार से इतना कैसे लाते हैं। ध्यान में आया कि जब इनके पास हर सीजन का काम है, सामान्यतः देखा कि सन या ये जो अम्बाड़ी है नवंबर दिसंबर में कटती है, जनवरी फरवरी में 2 महीने पानी में सड़ाते हैं, और जब इनके पास गर्मी में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता तो रोज़ दोपहर को या शाम को, तब भी वो खेती से जुड़े हैं। इस तरह से रस्सी बनाने के काम में लगे रहते थे, खेत के औजार बनाने के काम। आज भी हमारे जिन गाँव में मैंने काम किया वहाँ देखा है, पूरे देश की बात करूँ, ज़्यादातर जो हमारे देशी हल है, बखर है, तिफन है, ये सारे औजार हमारे देशी तकनीकी परंपरागत ज्ञान पर आधारित ही। एक जगह ये महत्वपूर्ण देखने को मिला जहाँ वो बबूल की लकड़ी का या सागौन की लकड़ी का या गराड़ी की, गराड़ी जिससे हमने बात की थी पहले कि पत्ते को पानी में गिर जाएं या डुबा के रखें तो उसमें क्लोरोफोन मिलता है, तो उस लकड़ी का ये पाटा बनाते हैं। धान के खेत में चलने वाले जितने लकड़ी के औजार हैं वो या तो बबूल के होंगे या सागौन के होंगे या फिर गराड़ी के होंगे। उनका कहना है कि गराड़ी के पाटे को हम अगर 25 साल भी घर में रखें तो उसमें दीमक नहीं लगती और पानी में खराब नहीं होता। अच्छा, गराड़ी। तो ये उनको बहुत अच्छी पहचान है कि हमारे जंगलों में हर तरह के पेड़ पौधे या हर तरह के जो वृक्ष हैं उनकी बहुत आवश्यकता है। तो गराड़ी तो फिर रूफिंग में भी यूज होना चाहिए ना, रूफिंग में। हाँ, लेकिन उनके यहाँ तो घर सब कच्चे हैं, बढ़िया वो लीप के बनाते हैं। नहीं, टेक्निकली अगर हाँ, टेक्निकली रूफिंग में होना चाहिए क्योंकि कहीं से कोई उसमें वो नहीं होता। रूफिंग के अलावा उन जगहों पे ज्यादा अच्छे काम करेंगे जहाँ नमी ज्यादा है। हाँ, वही, जहाँ मॉइस्चर ज्यादा है, जहाँ दीमक की प्रॉब्लम नहीं करूँगा है, उसको काफी खोजा हमने, किस फैमिली का है, लगभग 25-30 फीट ऊंचा होता है। अच्छा, हाँ, वृक्ष है बहुत बड़ा, फर्नीचर के लिए। धान उगाने वाले या चावल उगाने वाले किसान उनकी लकड़ियों के खेती के औजार बनाना पसंद करते हैं क्योंकि अगर वो 2-3 महीने अगर पानी में भी पड़े रहे तो कोई उसका नुकसान नहीं। 20-25-30 साल पुरानी बैलगाड़ी उन्होंने दिखाई, उसके पाटे उन्होंने दिखाए। तो एक अद्भुत बात ये लगी, लगभग 6-7 घंटे जंगल में उनके साथ घूमने पे एक बात ध्यान में आई, लगभग उनके काम की जितनी चीजें हैं उनके वृक्षों की पहचान उनको है। किस पत्ती को खाना है, किस फल को खाना है, किस पेड़ की लकड़ी से कौन सा औजार बनाना चाहिए। सामान्यतः सागौन को इसलिए बनाना पसंद करते हैं, मजबूत भी हल्की भी है। वो कहते हैं मजबूत तो बबूल से बनती है लेकिन घर के फर्नीचर हमारे हल्के होने चाहिए। तो मुझे लगता है इतना विवेक उनके पास था, इतनी समझ उनके पास थी कि किस तरह से किस लकड़ी का उपयोग कैसे करना चाहिए।
दूसरा ये ज़्यादातर और जो भी घर के फर्नीचर है वो खुद बनाते हैं, और उनके पास मात्र मैंने 3 या 4 औजार देखे हैं। उन 3-4 औजारों से, अधिकतम 3-4 औजार, उन 3-4 औजारों से तो किसी साल वो ये बनाते हैं, किसी साल बेंच बनाते हैं, और तखत। कॉमनली 3 चीज बनती है, कोई स्टूल या कोई कुर्सी उर्सी वो बनाते नहीं है। सामान्यतः बेंच होती है, या तो 2 लकड़ी ठोक देते हैं, उसके ऊपर पटिया रख देते हैं 2 गड्ढे करके, ये उनका बेंच होता है, बिना पैर वाला, मतलब 1-1 पैर वाला, 2 पैर वाला बेंच होता है। और उनके तखत बहुत मजबूत बनाते हो, 4 पैर रखेंगे, उसके ऊपर वसूले से छीले हुए लकड़ी से बनेंगे। तो वो पूरे जंगल के जो 6 घंटे का विजिट रहा, उसमें 3 तरह की बातें मुझे ध्यान में आई। उन्हें ये पता है कि इसमें से औषधि कौन सी मिलेगी, अपने जानवरों के लिए औषधि, बकरी बीमार हो जाए और मानव बीमार हो जाए और दुधारू जानवर बीमार हो जाए तो उनको कौन सी औषधि उनको काम आएगी, ये उसकी बहुत अच्छी पहचान है। दूसरा, वहाँ जंगल पर आधारित उनकी काफ़ी आजीविका है, कौन किस मौसम में कौन सा फल मिलेगा वो उनको बहुत अच्छी पहचान है। और तीसरा, वो कहते हैं कि लकड़ी, काफ़ी बड़ा भाग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का ये है कि लकड़ी सारा वो जंगल पे निर्भर है, लेकिन वो ये भी देखते हैं कि जहाँ किन लकड़ियों को कैसे काटना है। मतलब उनका कहना है कि आंवले को बिल्कुल नहीं काटना, कुछ चीज़ें मतलब ये उनके इसमें है कि इसको काटना नहीं है, इसका काटने के बाद कोई उपयोग, मतलब काटना इसके लिए दुर्गुण है। पेड़ का या पौधे का? पेड़ को भी नहीं काटना, मतलब कुछ चीजों को कहते हैं काटना जरूरी है। छोटा सा भी बबूल का पेड़ होगा, उसको बोलते हैं काटो, काटने से 4 गुना होगा। अच्छा, तो ये जो तकनीक मतलब उनके मुंह से सुना और जो उन्होंने दिखाया कि आप कैसे कह सकते हो कि बबूल को काटने से 4 गुना होता है। बोले बबूल 4 जगह लगाने से अच्छा है 1 जगह लगाओ, 4 बार साल में 1 बार जरूर काट लो। तो ये जो चीजें सीखने को मिली कि कपोक को नहीं काटना है, आंवले को नहीं काटना है, तो ये गुंदी करके एक पेड़ होता है उसको नहीं काटना है, एक गुलर होता है गुलर को नहीं काटना है। तो ये जो चीजें ध्यान में है कि किस पेड़ को काटना है किसको नहीं काटना है, इसकी बहुत अच्छी पहचान। कई बार मुझे ऐसा लगता था पहली बार जाके कि देखो ये लोग जंगल से डिफॉरेस्टेशन का बड़ा कारण ये है कि ये लोग जंगल के पास में रहते हैं, लकड़ियाँ काट लाते हैं। लेकिन 6 घंटे उनके साथ घूमने के बाद जो उनकी बात सुनी, लगा कि उनके पास इतना विवेक है, इतनी जानकारी कि किसको काटा जाए किसको नहीं काटा जाए। और आज भी वो जंगल को देवता के रूप में, पेड़ पौधे को देवता के रूप में ऐसा पहचानते हैं, किसी पहाड़ को किसी धार्मिक आस्थावश भी पहचानते हैं। तो ये रहा। और महुआ उनके लिए जैसा 1 एकड़ जमीन है, जैसे बंटवारे जब होते हैं उनके परिवारों में, तो ये भी एक बड़ी लगा कि एक बड़ा तकनीकी ज्ञान ही उनके पास है कि जैसे जमीन के बंटवारे होते हैं तो महुआ के पेड़ के बंटवारे होते हैं। क्योंकि आदिवासी परिवारों के लिए जितना महत्व खेत जमीन का है उतना ही महत्व लगभग महुए के पेड़ों का है। अगर वो पेड़ कहीं भी हो तो जमीन को इस तरह से बांटा जाता है कि 2 पेड़ तुम्हारे पास है तो 2 मेरे पास है, भले वो लंबे पट्टे ना हो, या अगर ना हो तो उसको प्रोपोर्शनेटली बांटा जाता है। तो ये भी एक बड़ा, मुझे लगा कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है, उनके पास टेक्निक है कि किस तरह से जमीन के बंटवारे पेड़ पौधों के आधार पे किए गए। तो अभी तो हम उत्पादकता देखते हैं, कौन सी फर्टाइल है, स्लोप है कि नहीं, मिट्टी कैसी है, इस आधार पे। इसके अलावा उन्होंने एक बार और, जो गर्मियों का समय था जब हम जंगलों में गए, खेत में बहुत काम नहीं था, मिट्टी को पहचानने का काम, कैसी मिट्टी को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो इसके लिए उनका एक तो ये था कि जो भी टहनियाँ हैं, वो पेड़ जितने पत्तियाँ हैं यहाँ वहाँ जो पड़ी हुई है, उसको सबको ये गर्मियों में कोशिश करते थे कि अपने खेत के आसपास एक ट्रेंच के रूप में या एक नाली के रूप में बना के उसमें जमा करना, ताकि पानी में आके वो सड़े। और उसको उनके पास जो सबसे महत्वपूर्ण हल होता था नागर, या जिसको हल बोलते हैं देशी लकड़ी का हल, उससे वो उसको मिलाने का काम करते थे। तो कई बार हम कहते थे कि मिट्टी इसमें माने पलटती नहीं है, तो बोले हमारी मिट्टी इतनी बढ़िया होती है कि इसमें हमको बहुत पलटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी ध्यान में आया कि पूरे जो इनके यंत्र है, कृषि यंत्र है, उसकी रचना मिट्टी जैसी है उसके आधार पे की गई। वो ऐसा नहीं है कि मतलब मिट्टी अगर जिस तरह की होगी उस आधार पे उसकी रचना है, कितनी पास गहरी जानी चाहिए, ये तक उन्होंने दिखाया। और गांव में एक अद्भुत बात लगी, जो गांव का लगभग 4-6 गांव का एक लोहार होता है, जो लगभग मैं जिन आदिवासी गाँव में गया, हर गाँव में नहीं देखा मैंने, 4 या 5 गाँव के बीच में एक लोहार है। वो लोहार भी जितने औजार बनाता है, उसमें भी मुझे लगा कि उसको पकड़ने का तरीका कैसा है, उसको उपयोग करने का तरीका कैसा है, कितना गहरा उसको लेके जाना है, ये भी अपने आप में एक अद्भुत तकनीक है। क्योंकि अभी भी वो कैसे जोड़ेंगे, कितने बड़े टुकड़े होंगे, तो छोटे छोटे पार्ट के रूप में बनाते हैं कि अगर कोई पार्ट किसी कारण से डैमेज हो जाए
तो तुरंत दूसरा पार्ट लेके उसको लगा के उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो लोहार के काम में लकड़ी जंगल से उपयोग करते हैं वो लोग, और सामान्यतः जितने भी औजार ये लोग बनाते हैं वो लकड़ी के साथ अटैच करके बनाते हैं। मतलब पूरा लोहे का आइटम बनाया ऐसा कभी नहीं देखा गांव में। एक सिंगल औजार ऐसा नहीं है जो पूरा लोहे का है, तो हर बार लकड़ी के साथ अटैचमेंट पे है। जब खराब हो गया तो उसको खींच के लाया। ठीक हो गया। तो भाषा के रूप में जरूर मैं उसको लिख पाया अपने शोध में कि ये देशी तकनीकी ज्ञान है, लेकिन मुझे लगा कि उनकी पूरी जीवन शैली है वो। और कैसी जीवन शैली, जैसे एक लोहार है तो उसकी अपनी जीवन शैली है, वो भी खेती किसानी से जुड़ा है, वो भी खेती की तकनीकी से जुड़ा है। तो जो बात कर रहे थे कि लोहे के कोई भी औजार पूरा लोहे का नहीं है, छोटे छोटे लोहे के पार्ट लकड़ी के साथ अटैच करके बनाए हुए हैं ताकि उनको खुद अपने स्तर पे वो उसका रिपेयर कर पाए और मिट्टी के अनुसार उनका अधिक से अधिक एफिशिएंसी लेवल हो। एक तो वही अच्छी लगी कि मैंने बोला कि हंसिये जो होते हैं ये 2-3 तरह के थे। हंसिये मतलब इसको हम दराता कहें, सिकल बोले, सिकल। तो 3 लगभग 2 तरह का था और एक छोटा था। तो छोटा मुझे लगा कि शायद बच्चों के लिए होगा, तो उन्होंने कहा अलग अलग फसल के काटने का, जैसे मक्का ज्वार काटने का एक अलग तरीके का है। उसके वजह से मूंगफली खोदने के लिए उनके पास एक मैनुअली, अच्छा काफी सारा काम मैनुअली करते हैं अभी। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा कुछ ये बुलक से करेंगे या बैलों से। पानी देने का काम भी मैनुअली होता है ना उनका? पानी देने का काम पूरा मैनुअली होता है। वो कैसे नदी से कैसे उठाते हैं वो कुछ करते हैं? हाँ, नदी से उठाने का जो तरीका इनका है, एक तो मोटा मोटा उनका तरीका जो होता है, 2 पेड़ कोई ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहाँ पे ऐसा झूले जैसे बनाते हैं, और वो कुछ नहीं करना, केवल 2 लोग 2 सिरे पे खड़े होकर एक इधर खींचता है और दूसरा इधर खींचते जाता है। तो लगभग हमारे 2 या 3 बकेट पानी एक बार में आता है, और वो ऐसा मेड़ जैसा बनाते हैं। और सामान्यतः वहाँ बड़े बड़े जो जंगलों के पेड़ गिरे होते हैं वो मेड़ पे लगा देते हैं ताकि पानी जो गिरे तो वापस नदी में न जाए। वो एक लेवल पे हाइट पे आने के बाद जब गिरता है तो आगे फिर खेतों की तरफ टर्न करता है। तो लगभग वो कहते हैं कि 4-4, 6-6 घंटे अगर हम ऐसा कर लें तो लगभग उनका जो बीघा पड़ता है 2.25 बीघे में 1 एकड़ करीब आता है। बोलते हैं कि बीघे में आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ अभी भी कुछ किसान अपने खेतों में जो कुएं उनके हैं, कच्चे हैं, बावड़ियाँ हैं, वहाँ से रहट से जो चमड़े की बड़ी बड़ी थैलियाँ होती हैं उससे उसको बांध के जानवरों के से खींच के उसको धीरे धीरे, तो भी ध्यान में इतने पेशेंस के साथ, इतने खुशहाली के साथ गाना गाते हुए इतने मजे से काम कर रहे हैं। तो कोई उनको ये टेंशन नहीं है कि कितने बजे बिजली आएगी और कितने बजे मैं काम शुरू करूँगा। क्योंकि मैं शहर से गया था तो मुझे ध्यान में आया कि तो 24 घंटे चलने वाला काम। बोले हाँ, आराम से 8-9 बजे जब मन करता है शुरू कर देते हैं और जब 4-5 बजे खत्म होता है तो हम कर देते हैं। तो उसमें बैल एक तरह से आगे जाता है और रिवर्स पीछे की तरफ आता है। हर बार जब भी पानी आता है तो उसका एक नाली बना देते हैं वो, जिससे कि पानी खेतों की तरफ टर्न डाउन होता है। तो पानी निकालने के लिए अभी भी उनके पास जो चमड़े की थैलियाँ हैं, गांव का ही रिपेयर करने वाला व्यक्ति होता है। और अभी एक अच्छी चीज़ ध्यान में है कि जो उनके पास ऑयल नहीं होता, उसमें क्या चीज़ डाला जाए कि वो गुल्ली का तेल बोलते हैं। जो गुल्ली एक वृक्ष होता है, उसके फल होते हैं, उस फल को ये पत्थरों के बीच में कुचल के उसका जो ऑयल निकलता है वो जो रहट है उसके गिर्रे में लगाएंगे, लोहे की रॉड है बैलगाड़ी के पहिए में लगाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें उन्होंने ऑयल के रूप में पहुँचाई, बहुत ऑयली होती है ताकि वो आवाज़ न करे, फ्रैक्शन कम से कम हो और बहुत स्मूथली चले। तो ये भी बड़ी अच्छी तकनीक लगी कि जहाँ हम अभी ऑयल और ग्रीस का इस्तेमाल देखते हैं, वहाँ उनके लिए जंगलों से आई हुई गुठलियाँ, उन गुठली से निकलने वाला तेल, यही तेल वो पूरे गिर्री में उपयोग करते हैं, यही तेल रहट में उपयोग करते हैं। तो ये भी एक बड़ा चीज़ ध्यान में है कि कितना सस्टेनेबल मॉडल है। जैसे उनको लगता है कि हर 1 महीने में गुठली लेके आएंगे, उसका तेल बना के रहट से लेके जाएंगे। तो ये पानी देने का एक तो प्रकार हो गया। इसके अलावा उनकी एक बात ध्यान में है कि वो पानी कब देना चाहिए। तो सामान्यतः जो आदिवासी क्षेत्र के किसान है, खेती देखी मैंने, हल्की ज़मीन है, पहाड़ी ज़मीन है और स्लोपी ज़मीन है। तो यहाँ उनका ये ध्यान रहता है कि पौधे को देख के वो पहचानते हैं कि हमको पानी कब देना है, कब नहीं देना। वैसे उनके पास ज़्यादातर जो खेती है, मोर देन 99% खेती पूरी बारिश के आधारित है। कोई छोटे मोटे टुकड़े होते हैं जो बिल्कुल नदी नाले के पास में हो, वहीं वो ठंड की या गर्मी की बहुत रेयर खेती कर पाते हैं। तो पानी देने का क्रम जो गर्मियों में कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने देखा, तो उसमें 3 तरह की सब्जियां एक ही, अच्छा
ज्यादातर उनके खेत जो गर्मियों में खेती करने वाले हैं या पानी दे के खेती करने वाले हैं, वो या तो ओवल शेप में है या चौकोर है, ऐसे बहुत लंबे नहीं है। तो ऊपर से सब पानी भरते जाते हैं, कभी इधर से छोड़ेंगे, कभी इधर से छोड़ेंगे, कभी इधर छोड़ेंगे। सबसे ज्यादा पानी जहाँ लगता है वो बीच में रखते हैं, कम पानी वाली सब्जियां बीच में लगाते हैं, और आउटर पेरीफेरी में वो चीजें लगाते हैं जिससे बहुत कम पानी लगता है। तो गर्मी में जहाँ मैंने एक किसान के पास मूंग देखी, आपने फोटो खींची है सर? हाँ, कुछ अपने दस्तावेज अगर है पहले तो कुछ फोटोग्राफ है उसमें। फिर हमारे गाइड का कहना था कि इतना बढ़िया दस्तावेज है तो उसमें एक बढ़िया सीडी लगाई जाए, और सीडी का भी फोटो अलग से अपने पास, और उसमें कुछ अपने पास फ्लैप्स हैं, उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ये अपने पास डॉक्यूमेंट में है। तो ये प्रमुख चीजें जो रही, जो मतलब कितना एक आई ओपनिंग है कि खेती लगभग 2000 साल से चल रही थी, और हमारी ना तो जमीन खराब हो रही थी, ना हमारे बीज कमजोर हो रहे थे। तो ये मेरी अपने लिए 4 कंक्लूजन मेरे लिए बहुत मजबूत रहे कि 2000 साल की खेती में हमारी जमीन दुरुस्त रही, इसको बोलता हूँ, स्वस्थ रही, बीमार नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात, हमारे खेतों में जो मिट्टी कटने का जो बड़ा दिक्कत आज हम देख रहे हैं, वो मुझे उन गाँव में अभी भी नहीं दिखता। भले ही वो स्लोपी थे, भले ही वो हल्की जमीन के थे, क्योंकि उनका डिजाइनिंग बहुत अच्छा था, और बहुत कहते ना एक्सपेंसिव उनको खेती नहीं था, बहुत इंटेंसिव खेती नहीं था। एक सीजन क्रॉप करते थे, बाकी सीजन वो उसकी तैयारी में लगाते थे, या जंगलों में काम करते थे, या दूसरे छोटे मोटे ऑक्यूपेशन थे, जैसे पशुपालन था, मुर्गी पालन था, और हमारे खेती से जुड़े आधार थे। अभी हमने खेती को फोकस कर लिया, बाकी चीजों को हमारे अलग अलग, उसको बहुत अलग अलग सेपरेट कर दिया, इतना सेपरेशन कर लिया, बल्कि ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। दूसरी चीज, तीसरी चीज मुझे लगा कि पानी का उपयोग हमने इतना ज्यादा कर दिया, या उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना प्योरिटी से उन्होंने खेती की, ना तो जमीन को खराब किया, ना तो जहरीला किया, उसको मैं खराब भी कहता हूँ, जहरीला भी कहता हूँ, ना ही उन्होंने अपने उत्पादन को खराब किया। 2 चीजें, मिट्टी को खराब नहीं किया, पानी को खराब नहीं किया, और पूरा जो एनवायरनमेंट है इसको बचा के रखा। इसको बचा के रखने से आज भी मैंने उन किसानों को अपने आंखों से देखा है, वो पूरे मई की गर्मी में जब टेम्परेचर 42 43 था, वो डामर की काली रोड पे बिना चप्पल के खड़े थे, क्योंकि चप्पल पहनते नहीं वो लोग। और 2 लोग जब आपस में मिलते थे तो रोड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए अद्भुत बात थी। और एक घटना तो मुझे आज भी भूलता नहीं, मैं पत्नी को भी दिखाया मैं, एक महिला 50 किलो का बोरा ऐसा सिर पे रख के बढ़िया 2 लोगों से बात कर रहे हैं, उसको मतलब उतने बोझ का, इससे यह आशा निकलता है कि उनके शरीर की क्षमता कितनी तगड़ी थी। और वो सारा उनको उसी आहार से, जिसको हम कहते हैं कि वो आहार शायद, ये बातें आप कर रहे हैं 1 1.5 2 3 साल 5 साल के 10 साल हो गया। 2009 में पूरा शोध हुआ, और मैंने ये काम किया 7 और 8, लगभग 12 साल पहले का बात है। तो उस समय तो मैंने चप्पल भी पहने नहीं देखा उन लोग। अभी भी ये लोग तो है ही ना, अभी भी हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ। हमारे मतलब मेरे तो व्यक्तिगत उनसे संबंध बने, तो कहते भैया परिवार के साथ कभी आओ, उनके साथ घरों में खाना खाया हूँ, तो ये एक बड़ा अच्छा अवसर उनके साथ रहने का मिला। तो ये लगा कि 2000 सालों में इतना खेती करने के बाद भी खेती को बचा ले गए, पानी बचा रहा, मिट्टी बहुत स्वस्थ बची रही, सबसे बड़ी चीज आदमी को स्वस्थ बचा रहा। तो मेरे ख्याल से वर्तमान समय में जो जिसको हम समस्या कह रहे हैं, जिसको प्रॉब्लम कह रहे हैं, उससे निकलने का एक बड़ा रास्ता तो मुझे उन्हीं पद्धतियों से दिखता है। उसका बड़ा कारण ये है कि वो सस्टेनेबल है, साइक्लिक है, कोई चीज खत्म नहीं होती। बीज है तो वो जितना ही पैदा होता है उसको पहले बीज के रूप में बचा के रखता है। मैंने किसी अपने जहाँ से IT का तलाश किया, किसी किसान को ये नहीं सुना कि हमने बीज वहां से लाया, हमारा बीज ही है, बल्कि उनकी उदारता देख के अच्छा लगा, 1 मुट्ठी बीज आप भी ले जाओ। तो मुझे लगता था कि मैं तो कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, इनकी विरासत इनकी है, इसको लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो जब मक्के के बीज को टेस्ट करने की बात आई, तो मैंने जानबूझ के उनसे 2 भुट्टे मांगे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जितना आपका ये हाइब्रिड जो बोलते हैं आप लोग पैदा होता है, उतना तो हमारा ये भुट्टा भी हो जाता है। तो उसको हमने मक्का अनुसंधान केंद्र पे लगा के देखा, 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उसका भी उत्पादन मिला, जबकि हाइब्रिड का जो दावा किया जाता है वो 60 से 70 का करते हैं। तो लगभग 60 और 70 का भी किया तो उससे एवरेज भी 65 बैठता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पुराने बीजों में भी इतनी ताकत थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं नकार दिया गया, और जो बचा है उसके प्रति सम्मान नहीं बना रहा। तो कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है, जो चीज़ें उपयोगी है, प्रकृति के पूरक है, आदमी के पूरक है, उसके प्रति उतना सम्मान बना रहना चाहिए। तो मेरे मन में तो आज भी उन सारे आदिवासी परिवारों के प्रति, उन गाँव वालों के प्रति बड़ी कृतज्ञता लगती कि एक मेरे लिए बड़ी एक आई ओपनिंग रहा, एक डायरेक्शन दिया
क्योंकि जिस दिशाधारा में काम करना चाह रहा था उसका एक तरह से मुझे रिजल्ट मिला, उसका एक प्रमाण मिला कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है। तो आज मैं जितने कॉन्फिडेंटली इस काम को भी मैं कर रहा हूँ वो इसलिए भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे प्रमाण के रूप में मिला। तो वही सब चीज़ें लगभग यहाँ आने के बाद 7-8 साल से उसी पद्धति से खेती करना और बिना किसी केमिकल के हम प्राकृतिक विधि से गौशाला आधारित है। अगर गौशाला होगी तो ये खेती का पूरकता के साथ, अकेला खेती होगा गौशाला नहीं होगा तो पूरक नहीं, अकेली गौशाला होगी खेती नहीं होगी तो पूरक नहीं। तो समझ में आया प्रकृति में पूरकता को पहचानना एक बड़ा काम है। अगर ये पहचान लेते हैं तो बहुत हेडेक भी नहीं है कि ये कैसे होगा, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हम उस पूरकता को पहचानते हैं और उस अनुसार अपने जीने को तय करते हैं तो ये काम आसान लगने लगता है। और जब तक हम अलग अलग टुकड़ों में चीज़ों को देखते हैं तो ये हमारा काम कठिन से कठिनतम होने लगता है। तो ये भी एक कहते ना तनाव मुक्ति का कार्यक्रम है, वरना खेती को हमने बिल्कुल ये मान के रखा है कि काफ़ी कठिन काम है और बाध्यता में करने वाला काम है और मेहनत का काम है। मेरा एक प्रश्न है जी। अभी जैसे आपने इतना बड़ा बढ़िया दर्शन दिया हमें जी। उन प्राकृतिक ट्राइब्स का जो आज भी हैं और आज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही सिस्टमेटिक है। तो अगर कोई आदमी आज जो बंजर जमीनों वाला आदमी है, अगर उन्हें उनके ऐसा बनना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी वो लोग जो भी किए हैं उन्हें लगता था कि हमारी आवश्यकता इतनी ही है। तो अभी अगर इस तरह का कुछ प्रयोग करना है तो महत्वपूर्ण ये है कि अभी तो हमको अपनी सोच भी ठीक करनी पड़ेगी कि आखिर हम बंजर जमीन को ठीक क्यों करना चाहते हैं और इससे हम जो कुछ जो निकलेगा उतना मेरे लिए पूरा पड़ता कि नहीं पड़ता। क्योंकि खेती करने से हम करोड़पति नहीं हो सकते, ये बात हमको बहुत ध्यान में रखनी आवश्यकता है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, खेती करने के बाद हम भूखे भी नहीं मरेंगे। हमारी जितनी आवश्यकता है, हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति तो खेती से बड़े आराम से होती है। तो पहले तो अपनी सोच बनाने के बाद ही इसकी दिशा में काम करते हैं तो खुशहाली से काम कर पाते हैं। अगर बंजर जमीन से अगर हम लखपति बनने का सपना सोचेंगे या अपना बहुत कुछ इससे आमदनी हो जाए तो ये व्यापारिक बुद्धि से खेती करना बड़ा कठिन है आज की डेट में। अगर मैं कहूँ तो हमको थोड़ा सा परिवार मूलक विधि से सोचना पड़ेगा। हमको प्रकृति को भी बचाना है, हम भी बचे रहें, इस विधि से अगर सोचते हैं तो जिसको हम कहते हैं कि सह अस्तित्व का जो दर्शन जिसको मैं समझा और अध्ययन कर रहा हूँ उसके आधार पर अगर करते तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगती है। क्योंकि उसमें एक संतुलन है, उसमें ये इकोनॉमिक्स का पागलपन नहीं है कि आवश्यकता अनंत है और साधन सीमित है, बल्कि सच्चाई ये समझ में आती है कि हमारे पास साधन बहुत है, साधन असीमित है, हमारी जो आवश्यकता है वो सीमित है। ये एक मानसिकता बनना और ये समझ में आ जाना, उसके बाद ही बहुत उत्पादन को हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। और उत्पादन हमारा एक प्रक्रिया है, हमारा लक्ष्य नहीं है। अभी हम कुछ उत्पादन करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, खेती को लक्ष्य मान लेते हैं। खेती हमारे आवश्यकता पूर्ति का साधन है, ये समझ में आ जाए और एक जो एक साइक्लिक प्रक्रिया है, आवर्तनशील विधि है, ये समझ में आ जाए तो इस काम को परिवार मूलक विधि से बहुत प्रसन्नता से किया जा सकता है। वरना टुकड़ों में देखने से एक बड़ा नुकसान परिवारों के टुकड़े होना ही है। लेकिन खेती और खेती या प्रकृति से जुड़ी हुई उत्पादन से जुड़ने का बड़ा अच्छा परिणाम ये है कि हमारे परिवार बने रहते हैं, परिवार में एक साथ रह पाने का अवसर उपलब्ध हमारे पास हो जाता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी मजा आया आपकी पूरी जानकारी सुन के और इस जर्नी को जो आपने मतलब 2.5 साल 1.5 साल की जर्नी जो थी उसको आपने काफी कम टाइम में हमें इतना बढ़िया दर्शन दिया। ऐसा लगता है कि सब कम छोड़ के हम सब निकल पड़े। भैया निकलना तो चाहिए। देखिए, बाध्यता है, जब तक हमारे पास सही का रास्ता नहीं है तब तक हम गलतियों से गलती करेंगे, गलती से ही गलती कर रहे हैं। लेकिन अगर रास्ता नहीं है तो कहीं ना कहीं एक बार किसी को रास्ता दिख जाए तो सबको बहुत तेजी से उसको फॉलो करना बनता ही है। और ये ऐसा फॉलो अप है जो हर आदमी स्वेच्छा से करता है। ये बड़ी खुशहाली की बात है। जैसे आज भी हम यहाँ देख रहे हैं कि काफी सारे परिवार स्वीकृति से आए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं काफी। बिल्कुल, ये भी एक हमारे लिए अपने लिए शोध है, एक बड़े परिवार के रूप में शोध है, ताकि हम 20 परिवार 25 परिवार एक साथ एक शोध ही कर रहे हैं, कितने खुशहाली से जिया जा सकता है और इसके प्रमाण धीरे धीरे हमको मिल ही रहे। ये एक बड़ी बात है अपने। बहुत बढ़िया जी भैया। फिर आपका जो किताब है उसका थोड़ा दर्शन करेंगे, बिल्कुल, जैसे आगे जैसे हम करेंगे और फिर टच में रहते हैं। जी, थैंक यू।